Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yunus. I am lecturer at University of Lahore. आज हमारा पॉडकास्ट का मौजू है मैरिज सिस्टम। पाकिस्तान में मैरिज सिस्टम क्या है? पाकिस्तान में मैरिज सिस्टम के कौन-कौन से मसाइल हैं और किस तरह पाकिस्तान में मैरिज के रिवाज को किस तरह परफॉर्म किया जाता है? और इस टॉपिक पे मैं गेस्ट ढूँढ रहा था कि इस टॉपिक पे कौन होगा जो अच्छी तरह से इस पर बात कर सके। तो इस मौज़ू पे मेरे लिए जो सबसे मौज़ूर शख़्स जो यानी इस पर जिसकी बहुत ज़्यादा गिरफ़्त है, वो हमारी एलएसबीएस की एचओडी डॉक्टर वाहिदा साहब है और उसकी पीएचडी भी रोमांटिक लव पे है। रोमांटिक लव, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस पे और इंटर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्ड अब्यूज़, इन चीज़ों पे इसका रिसर्च है। जिसका जो मेन फ़ोकस है रिसर्च का वो है रोमांटिक लव। तो इस टॉपिक के लिए मेरे लिए सबसे जो सूटेबल पर्सन था वो डॉक्टर वहीदा अंजुम साहिबा थी। तो मैंने आज इस मौजू पे इसको बुलाया है, तो हम इस मैरिज के इशू पे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैम कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच यूनुस साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सकें। क्योंकि जिस तरह से इसके एंड यूज़र्स हैं या जब से ये मैरिटल इंस्टीट्यूशन चला हुआ है, हम इसकी बेसिक्स को जो है वो शायद उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी होता है और इंटरपेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। और जो इसके एंड यूज़र्स हैं वो शायद इनसे वो वाला इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते जो कि इस इंस्टीट्यूशन का एक मेन एसेट था। अच्छा मैम, ये एक आम कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि जो मैरिज प्रोस्टिट्यूशन है इज़ बेटर देन मैरिज। जो प्रोस्टिट्यूशन है वो मैरिज सिस्टम से बेहतर है। क्यों? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन में क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स को सिर्फ़ एक मैरिज को सिर्फ़ एक सेक्स इंस्टीट्यूशन ही समझा जाता है कि मैरिज कर लो, अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करो। तो अगर इसी चीज़ को देख लिया जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि मैरिज जो सिस्टम है वो प्रोस्टिट्यूशन इससे बेहतर है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन में तो यही होता है कि एक पार्टनर की या एक तवाइफ की अपनी जिस्म अपनी मर्ज़ी से यूज़ होती है। लेकिन मैरिज में वो जो मैरिटल रेप होता है, वहाँ पे मैरिज में एक शादीशुदा जोड़े की एक एक लड़की की, एक औरत की जिस्म उनकी मर्ज़ी के बगैर यूज़ होता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? क्या प्रोस्टिट्यूशन मैरिज सिस्टम से बेहतर है? यूनुस साहब, हम अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें इतना इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर आगे हुए हैं कि एक जो डिवाइन इंस्टीट्यूशन है जो तब डेवलप हुआ था जब इंसान बने हैं। हुँ, इंसान का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन अगर आप कहें रिलीजन से भी पहले तो वो मैरिज है। और अम्मा हवा और हज़रत आदम वाले सिनेरियो को अगर आप मानते हैं, तो देखिए उधर से ये वाली कहानी शुरू होती है। आपकी जैसे-जैसे नेक्स्ट जो है वो जनरेशन शुरू होती है, फिर बाकी वाले इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये प्रोस्टिट्यूशन है या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ये एक सोशल ईवल के तौर के ऊपर अवेलेबल तो है। और अगर आप क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर में देखें, उमराव जान अदा या कोर्टिज़ेन्स या वो लिटरेचर के साथ इसको एसोसिएट तो किया गया। लेकिन आप अगर आगे आते जाएँ तो सिर्फ़ इसको सेक्स पे फ़ोकस करके रोक दिया गया, और जो करंट चल रहा है वो भी मुझे ये लगता है कि वो रिवेंज के तौर के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन अब मज़ीद जो है ना वो हुँ, फ़रोग़ पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। सही। और इसमें बेसिक पीछे जो प्रिकर्सर्स हैं वो यही वाले हैं कि चूँकि औरत को एज़ ए सेक्स ऑब्जेक्ट लिया गया है और उसकी इंटेलेक्ट की या बाकी सारे रोल्स को उतना एप्रिशिएट या हाइलाइट नहीं किया गया। और चूँकि डिमांड औरत के सिर्फ़ जिस्म की है या सेक्स की है, तो इसलिए औरतों ने भी या बच्चियों ने भी ये देख लिया कि हमारी माँ ने मैरिज इंस्टीट्यूशन से क्या हासिल किया सिवाय वायलेंस के, तो हम इस फॉर्म में नहीं जाएँगे। तो वो लिविंग रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हैं, कोहैबिशन की तरफ आ रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर मेकअप ब्रेकअप की तरफ आ रहे हैं, और ये डैडी शुगर डैडी वाले जो वो सारी कहानियाँ चल रही हैं, उसमें आ रहे हैं, क्योंकि औरत के सिर्फ़ सेक्स को ही खरीदा जा रहा है। तो वो क्विक रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर तो ये रिवेंज में चीज़ें मतलब जस्टिफ़ाई हैं। लेकिन एक डिवाइन इंस्टीट्यूट को आप प्रोस्टिट्यूशन से के साथ कंपेयर कर मैं या उसको ये समझ हुँ, लें कि ये सोशल ईवल जो है ना सिर्फ़ एंड प्रोडक्ट यही बेटर है, ये हो नहीं सकता। 2011 में मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की कि प्रोस्टिट्यूशन ही को लेके कि यहाँ तो आप देखें कि जो आपका ये विदिन वेडलॉक है, एक शख्स के साथ ही जो है वो आप सेक्सुअली मतलब जो एनकाउंटर्स आपके होते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका होता है, उसमें आपके उतार-चढ़ाव आते हैं और उसमें
हर वक़्त आपकी वो जो सेक्सुअल अर्जेज़ हैं वो पीक पे नहीं होती हैं और बाज़ औक़ात डाउन जाती हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वो मेट सिलेक्शन वाली जो सारी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें हैं, जो आप रोज़ाना कस्टमर बदल रहे हैं और इतने सारे लोगों को सिर्फ़ पैसे के लिए और जिसका एंड प्रोडक्ट भी कोई नहीं है, तो क्या ज नतीजा निकलता है। तो उस एरिया में मैं गई और उधर मैंने रिसर्च की, तो मुझे जो उनके फैमिली डायनामिक से पता लगा, वो 2 चीज़ें मेरे लिए मतलब एक आई ओपनिंग के तौर पे काम करती हैं स्टिल। एक उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। मैंने ये देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी एरा है या उसमें अबॉर्शन आप देखें कि जब एक कोहराम मच जाता है अगर आपको पता लगता है कि आपका फर्स्ट बेबी चाइल्ड जो है ना वो मतलब बेटी है बेटी है। या अब मल्टीपल जो बच्चे हैं उसमें बेटियां ही चली आ रही हैं, तो एक कर्स है हमारे यहाँ। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब सिर्फ जो है ना वो बेटियों की माँ होना और कितना मुश्किल होता है इस वाले न्यूज़ को और अबॉर्शन देखे कितना सारा जो है ना इससे रिलेटेड है। दूसरा तो फिर ये खुशी की बात है कि एटलीस्ट कंजर जो हैं वो अपनी बेटियों को ओन करते हैं। चाहे वो उन्होंने इसके साथ ये यस। लगाया हुआ है कि हमारा जो है ना वो तो इसको ऑफ़िस और प्रोफ़ेशन कहते हैं कि हमारी लेगेसी जो है या अर्निंग जो पॉइंट ऑफ़ व्यू है वो फ़ीमेल के साथ जुड़ा हुआ है और ख़ासकर बेटियों के साथ। दूसरी बात जो है लेकिन ये बात अपनी जगह मतलब दुरुस्त है कि वो बेटियों की पैदाइश पे खुश होते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं और उसको अपनी लेगेसी समझते हैं। दूसरी बात अगर आप देख मतलब जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, वो ये कहते हैं कि जो बीवी होती है या जिसको हम ब्याह के लेके आते हैं, हम उसको जनरेशन को पालने के लिए रखते हैं, ना कि हम उनसे धंधा करवाते हैं या काम करवाते हैं। वो हमारे घर की इज़्ज़त है, गैरत है और हमारी ये गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी जो घर की औरत है या बहू है, वो या बीवी है, वो जो किसी तरह से बाहर कुछ कमाने के लिए निकले। हुँ। तो उसका जो सोल पर्पस है वो घर को सँभालना है और न्यू जनरेशन की अपब्रिंगिंग को सही तरीके से आगे लेके चलना है। तो आई विश कि हमारे पढ़े-लिखे लोग मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये यस। टोटली सेपरेट एक सोशल ईवल है, इसमें कोई है ही शक नहीं, नहीं है, शक ही बिल्कुल। नहीं है। लेकिन आई विश कि ये 2 वाले असूल अगर हमारे मैरिटल लाइफ़ में आ जाएँ कि बेटी या बेटे या मतलब क्या जेंडर ये औरत तो डिसाइड नहीं करती है और बहुत पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा वायलेंट क्रिएट करते हैं बनिस्बत अनपढ़ लोगों के। क्योंकि जो पढ़े-लिखे लोग हैं मेरी रिसर्चेज़ ये बताती हैं उसमें कि जो अनपढ़ लोग हैं ना उन्हें फिर भी सोसाइटी का कोई ना कोई प्रेशर होता है। उन्हें सोसाइटी की शर्म हया होती है कि यार लोग क्या कहेंगे? या फिर वो अल्लाह से डर जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अल्लाह इनके नसीब का दे रहा है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं ना अब चूँकि वो सारे नहीं लेकिन जो करते हैं, उन्हें ना सोसाइटी का डर होता है, वो कहते हैं हू केयर्स, अब हमारे पास पैसा आ गया है तो हम जो कुछ भी करने को तैयार हैं। दूसरा जो है अल्लाह का डर, तो फिर ज़ाहिर है पहले दिन से ही हमारे जेनेटिक में रब उस तरह से इंस्टॉल नहीं है जिस तरह से होना होना चाहिए चाहिए, था। बिल्कुल। या ये मैरिटल रिलेशन आपका चूँकि एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, इसमें आपका समीउन बसीर अल्लाह है और 2 सही। मियाँ-बीवी के दरमियान तीसरा अल्लाह होता है। तो चूँकि इसमें फ़ौरन से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो आप आखिरत में जब जाएँगे, कब्र में जाएँगे तब देखेंगे, तो चूँकि डिले मैकेनिज़्म है, फ़ौरन से पकड़ नहीं है और हमारे यहाँ अगर कोई इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है या विदिन वेडलॉक हमारे घरों में कोई मसाइल होते हैं, तो कोई हमसाया भी इंटरवीन नहीं करता। अब तो लोगों ने वो जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है, वो इन टॉक्सिक रिलेशंस तो अवेलेबल हैं, शादी को ख़राब करने के लिए तो वो लोग आ जाएँगे। लेकिन अगर 2 लोगों के दरमियान में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको सेटलमेंट करने की हमें कम ही नज़र आती है कि कोई कोशिश हो। रही बात ये कि जो मियाँ-बीवी है उसमें सिर्फ़ सेक्स पे फ़ोकस होता है और मर्द को सिर्फ़ सेक्स चाहिए होता है, तो फिर मुझे सूरह निसा जो है ना बड़ी खूबसूरत लगती है, जिसमें अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि भई जो ज़मीन और आसमान बनाना एक तरफ, लेकिन ये मियाँ-बीवी का जो सेक्सुअल रिलेशन है या ये इंटीमेट पार्टनर वाली सारी चीज़ें जो आप विदिन वेडलॉक एक्सरसाइज़ करते हैं, ये दूसरी तरफ। इतना बड़ा मोजज़ा है कि आप जो है ना मतलब दुनिया की हर चीज़ बाहर से ले सकते हैं विदाउट इनकलकेटिंग गिल्ट, लेकिन सेक्स वाहिद चीज़ है जो सिर्फ़ जो मियाँ-बीवी बिल्कुल। की साथ एसोसिएटेड है। और जो पाक और तैयब सेक्स है या हाइजीनिक सेक्स है, वो सिर्फ़ विद इन वेडलॉक ही है, जिसमें फ़रिश्ते भी
चले हम नहीं मानते कि भाई फरिश्ते सारी रात दरूद भेजते हैं इस काम को लेकर के, लेकिन जो वाक़ई ही आप ये कहते हैं कि तस्कीन या इत्मीनान आपको मिलती है, या आपका जेनेटिक में वो जो गिल्ट फीलिंग प्रोड्यूस नहीं होती, आपको पता है जिस पे पूरी सोसाइटी भी, वो पीके ने भी जैसे कहा था कि पटाखे फोड़ के दरवाज़े बंद करके कोई आपका दरवाज़ा नॉक नहीं करता, सबको पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है। बल्कि लोग विश करते हैं कि भई इनके सेक्सुअल रिलेशंस अच्छे हों और ये हैप्पी मैरिड लाइफ़ गुज़ारें, और आपकी ज़िंदगी का एसेट है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप ये कहते हैं कि सेक्स सिर्फ़ मर्द को चाहिए। हालाँकि रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि, या आप इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि औरत जैसे ही मतलब वो 40 दिन पूरे होते हैं तो फ़ौरन से उसका हुक्म है कि भई अब चूँकि मतलब एक तो उसको वो प्रोटेक्शन देना, दूसरा सेक्सुअली वो ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उधर से डेप्रिविएशन ना हो उसको सेक्स की, तो जो आगे शादी का मतलब वो हुक्म दिया गया है। तो इसलिए मर्द को तो सेक्स शायद वो कर ले कंट्रोल, लेकिन फीमेल का सेक्स कंट्रोल नहीं होता। हाँ, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं या ये नहीं अलग करती बात हैं कल्चरली कॉन्टेक्स्ट में, ये सेपरेट स्टोरी है कि सही। हमारे यहाँ मतलब वो सारा मर्दों को ही सेक्स को लेकर के कहा जाता है, और अनफॉर्चुनेटली फीमेल ने भी मतलब इसको गंदा ही समझा है, और ये समझा है कि मैं सेक्स प्रोवाइडर हूँ, मुझे बस जो है ना वो शादी करके सेक्स ही देना। और बहुत सारे मर्द भी वो फर्स्ट वेडिंग में मतलब नाइट अगर होती है, उसमें आपका फर्स्ट सेक्सुअल इनकाउंटर क्या है। मेरे पास इस तरह के भी पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं कि भाई पहली रात जो है ना उनको मेंसेस हुए हुए हैं और फर्स्ट नाइट ही खराब गई है, तो इनफर्टिलिटी जो है ना इस वजह से कि इतना सारा हम खर्चा करके लेके आए हूँ और पहली रात ही सेक्स नहीं हुआ है, हुँ, तो इसने मेरी जो है ना मेरे साथ चीटिंग की है। अब ये देखिए एक हर मतलब आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, उसमें फीमेल कैसे रोक सकती है कि भाई मैं डिले कर लूँ बिल्कुल। आपके मेंसेस को। दूसरा, या मर्द जो है वो वही कि बहुत सारी बच्चियाँ फिर अनकंफर्टेबल होती हैं कि अगर वो पहले से ही इंटरपेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ आ रही हैं जहाँ फादर फिगर एब्सेंट है, या उनका कोई सेक्सुअल इनकाउंटर इस तरह से सेक्सुअल हैरासमेंट हुई हुई है, या चाइल्डहुड के उनके सेक्सुअल ट्रॉमास हैं, ट्रॉमास उनको लेकर के आ रहे हैं, उनको टच वैसे ही पसंद नहीं है। और फिर ज़ाहिर है ये टेस्ट ट्राई आउट तो है नहीं कि शादी से पहले आप जो है ना वो जिस तरह से बाकी सारी चीज़ों की तैयारियां कर रहे होते हैं, इसी तरह से आप ये देखें कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है या इंटीमेसी है, या आप एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये तो शादी के बाद वाले सारे मामला आते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इसमें वो मतलब अगर मर्द है और वो उसने वही वाली जो एक और अनफॉर्चुनेट कॉन्सेप्ट हमारे हैं जो हमें दीवारों पे लिखा हुआ नजर आता है कि मर्दाना ताकत कब का वो वाली जो बिल्कुल। सारे, और फिर चूंकि हमारे यहाँ गाइडेंस कोई नहीं है ना फीमेल को ना मेल को कि हाउ टू गेट एक्चुअल प्लेजर फ्रॉम योर लिबिडो पार्टनर और सेक्सुअल और वट एवर इट इज। तो चूंकि पेरेंट्स इस टॉपिक पे बात नहीं करते, सिंस सेक्स के साथ गंदगी का एलिमेंट जुड़ा हुआ है कि ये एक गंदा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, तो अचानक से फरिश्तों वाले आप उन्हें भेज देते हैं कि चलो जी अब सेक्सुअली जो है ना वो आप एक दूसरे के साथ एनकाउंटर करें। सही। तो उसमें फिर मेल मतलब अगर फीमेल परफॉर्म नहीं कर पाती और मर्द कहते हैं कि तेनू लैके किस करके आए हैं, अगर तूने यही वाला नहीं करना है, या मार धाड़ होती है, तो फिर आप वो इमरजेंसीज में जा करके देखें कि वो मतलब कितना ज़्यादा फिर वो मतलब फीमेल के लिए ट्रॉमा होता है, या मेल के साथ वो किस तरह से कि उन्होंने अगर मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल की हुई हैं। तो ये बहुत सारी एनोमलीज़ हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं जिस पे हमें बात करनी करनी चाहिए। है। और सेक्स जो है ना मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो सारे रिलेशंस आपके जो है ना वो मदर वाला, फादर, बहन-भाई या आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड करके भेजे हैं। और सिर्फ़ वाहिद एक ये मियाँ-बीवी का रिश्ता है जो कि आपको लगता है कि आप डिसाइड करते हैं। हालाँकि ये डिवाइन होता है, पहले से डिसाइडेड बिल्कुल। होता है। लेकिन इसमें आपकी चॉइस होती है कि आप छोड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ के अगर हमें ये वाले रिले मतलब अगर हमें अपना माँ भी चूज़ करना पड़ता, बाप भी, तो हम रोज़ाना अपना माँ बदल रहे होते, बाप बदल बिल्कुल। रहे होते, बहन-भाई बदल रहे होते, और हमारे पास चॉइस होती। तो सिर्फ़ ये बच्चे हैं जिसको आप अबंडन कर सकते हैं, आप डिसोन कर देते हैं कि मेरा है ही कोई नहीं। या बीवी है जिसको आप अबंडन कर देते हैं, वो सेक्सलेस मैरिजेज़ या जो आपने सारी वो बातें की हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो ये रिलेशनशिप है ये इतना कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है, या 2 सेपरेट एंटिटीज़, 2 सेपरेट पर्सनैलिटीज़ को काबिल बर्दाश्त बनाती है अगले दिन के लिए, या जो आपकी फैमिली की विदिन वेडलॉक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या सोसाइटी में आपने अच्छा परफ़ॉर्म करना है, तो वाहिद ये सेक्स वाला एलिमेंट है जो रिन्यू करता है, आपको एनर्जी देता है अगले दिन के लिए।
ताकि आपके ज़हन में सेक्स ना चलता रहे। आपको वो जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, तो उसमें मेजर शिक ये सेक्स वाली ही है कि दोनों जब चाहें, जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें, एक-दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे और सेक्सुअली सैटिस्फाई करेंगे। हुँ, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ हर मतलब ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ें सही हैं और हम एक्सप्लोर करने की नहीं तरफ है। आते नहीं हैं, सिखाया हमें गया कोई नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते कोई नहीं है, तो इसलिए फिर ये इतना प्लेयरेबल या जो अल्लाह ताला ने मेजर जो है वो एसेट रखा है इस रिलेशन का, उसको चूँकि हम ठीक तरह से मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाते, सिर्फ़ मर्द पे लगा देते हैं और औरत जो खुद से बताएगी तो फिर वो उसका करैक्टर अच्छा नहीं है या वो पहले से भी पार्टनर रख के आई है, तो वो पता नहीं किन मतलब वो हम अपने करैक्टर को साबित करते-करते जो है ना हुँ, वो इस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते और नेक्स्ट जनरेशन तक तो पहुँचाते ही नहीं हैं। तो इसलिए सही। फिर जो उनका फर्स्ट एनकाउंटर होता है, इर्द-गिर्द से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है या सोशल मीडिया अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उधर से उन्हें मिलता है। तो वो फिर सेक्सुअल जो एक्सप्रेशन का वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, बिल्कुल, उसको लेकर के ही वो फिर आगे चलते रहते हैं और सारे प्रॉब्लम्स आपके ये बेड लाइफ से ही शुरू होते यस। हैं। अ, थैंक यू मैम। आपने ये बताया कि जो मैरिज सिस्टम है वो एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, हम इसको प्रोस्टिट्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो भी इश्यूज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लव मैरिज और अरेंज अरेंज मैरिज की वजह से ही होती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में लव मैरिज का कंसेप्ट नहीं है। जो पार्टनर है वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, तो इसी वजह से उनको कोई कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। फैमिली उसके ऊपर आपके पेरेंट डिसाइड करता है आपने किसके साथ शादी करनी है। दोनों यानी कोई आपकी चॉइस को सप्रेस किया जाता है आपके घर के अंदर। जो घर वाले आपको चाहते हैं कि आपने इसके साथ करना है, आपने उसी के साथ ही करनी है शादी। तो लव मैरिज का कंसेप्ट नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादा शादी नाकाम हो जाती है। इस तरह इंटरपेरेंटल कन्फ्लिक्ट होती है, बाकी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज नहीं है। तो आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, ये भी बड़ा ना अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे यहाँ बच्चे को जो है ना वो उनकी पसंद का खाना दिया जाता है, रोटी-कपड़ा दिया जाता है, हुँ, हर छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ का ख़्याल रखा जाता है। जब शादी की बारी आती है, तो वो फिर उन्हें याद आ जाते हैं कि भई मेरी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ताया ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ उम्र ਤੁਹਾਡੀ अपनी नहीं बनी ਹੁੰਦੀ और आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं अपने ही बहन-भाइयों के साथ, लेकिन शादी के और या मियाँ-बीवी के आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चे की शादी की बारी आती है, तो उनसे रस्मन भी बाज़-औक़ात नहीं पूछा जाता या बिल्कुल इसके अगेंस्ट चले जाते हैं कि जहाँ हमारा बच्चा कहेगा, वहाँ तो हमने शादी करनी ही नहीं है। हुँ, तो बाकी मियाँ-बीवी का मतलब 100% इख्तिलाफ़ हो हर चीज़ के ऊपर लेके, लेकिन बच्चों की शादियों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कहाँ करना है, इस पे दोनों का बड़ा अच्छा इत्तेफ़ाक होता है। शायद यही वो पॉइंट है जिस पे वो आपस में मिल के ना बिल्कुल। वो एक पार्टी बना लेते हैं। लेकिन अगर लव मैरिज जिस तरह से मैंने वो जो मेरा रोमांटिक लव के ऊपर जो है वो थीसिस है, बड़ी सारी थ्योरीज़ है इसके ऊपर। एक जो थ्योरीज़ मेरे लिए बड़ी मतलब अपीलिंग है, हाँ, इंटरेस्टिंग है। अपीलिंग हुई या वो आई ओपनिंग थी, वो ये थी कि रोमियो एंड जूलियट इफ़ेक्ट। उसमें ये है कि अगर मतलब 2 लोग दे आर फॉल इन लव और वो चाहते हैं कि वो शादी करें और कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड या उनके पेरेंट्स उनको अपोज़ करते हैं, तो वो मतलब ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, वो ज़्यादा लव रिलेटेड क्राइम कमिट करेंगे, वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं, वो हुँ, घर से भाग जाते हैं, वो अपने माँ-बाप को मार सकते हैं। ये वो एक वाहिद फिनोमेना है जो आपको बीइंग अ पेरेंट्स ये लगता है कि चूँकि हमने इनको पाला है, तो हमारी जो है ना ये हम जहाँ चाहें इनकी शादी कर सकते हैं और हम इनसे बेहतर समझते हैं। तो वो कम्युनिकेशन गैप होता है जिसको आप बैठ के रिज़ॉल्व करने की बजाय बच्चों को ज़्यादा हुँ, फ्लेयर करते हैं और वो मतलब अगर वो अपनी पसंद का जूता पहनते हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि एक पार्टनर जो है वो अपनी पसंद के बगैर बिल्कुल। मतलब उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर भी ना क मतलब तसव्वुर करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के भी आते हैं जिन्हें फिर ये यही कि माँ-बाप ने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ मतलब कर दी है मंगनी कर दी है या निकाह कर दिया हुआ है, लेकिन वो मार खा रही है और कहती है मुझे जाना ही नहीं है, मुझे घर से भाग जाना है। फिर क्या करते हैं आप एजुकेशन छुड़वाने की कोशिश लड़कियों के साथ तो यही होता है। यहाँ लड़के अगर हैं तो फिर वो मल्टीपल पार्टनर की तरफ आ जाते हैं और अगर शादी आप कर भी देते हैं और चाहे जेन्युइन इश्यूज हों लड़के और लड़की के वो दोनों की कंपैटिबिलिटी ना बन रही हो तो फिर उनको यही ताना दिया जाता है कि भाई चूंकि ये पहले से इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए ये डाइवोर्स की तरफ या सेपरेशन की तरफ या ये एडजस्ट की तरफ चल रही है हुँ, और एडजस्टमेंट नहीं कर रही है। तो रही बात ये कि लव मैरिज जो है आप इस्लाम को उठा के देख लें मुझे तो ये लगता है पहले मैं बिल्कुल। बड़ा जो है ना मतलब ये रोमांटिक
रोमांटिक लव या ये मुझे ये लगता था कि वेस्टर्न लिटरेचर बड़ा एक्सीलेंट है, लेकिन जब मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लामिक बिल्कुल। पर्सपेक्टिव को देखना शुरू किया इन रोमांटिक लव, तो ट्रस्ट मी कि इस्लाम से बेटर कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि जो है ना वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर बात ना करे। ना करे, बिल्कुल। आपको मियाँ की शक्ल पसंद नहीं है, अल्लाह के नबी ने फैसला दिया हुआ है कि भाई डाइवोर्स है, मतलब खुला पहला आपका किस पे था हुँ, कि शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मर्द को बीवी पसंद नहीं है तो कहा गया है कि हौसला करो, जो बिल्कुल, चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है अल्लाह ताला उसमें खैर डाल डालते देंगे हैं, उसमें। बिल्कुल। तो औरत की तो मतलब लव मैरिज मुझे लगता है कि इस्लाम में है ही लव मैरिज, अरेंज मैरिज है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, दूसरी बात ये ले लें कि अरेंज मैरिज उसमें अब ये मैरिज जो है ना ये एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है। है। इसमें कहा यह जाता है कि जो लव मैरिज है ना वो जो है चूँकि ये ड्यूरेबल होती है इंडिविजुअल के हवाले से कि चूँकि मर्द औरत या लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो अब मैरिज से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएँगी, वो दोनों जी-जान से एक-दूसरे के लिए अवेलेबल हैं और वो हर तरह का सैक्रिफाइस इसमें कर सकते हैं और वो पर्सनल ग्रजेस को छोड़ देते हैं और मर-मिटने का दोनों में हौसला होता है। लेकिन फिर भी जो चूँकि सोसाइटी को या पेरेंट्स को या मतलब नॉर्म्स को आपने हिट किया होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो डाइवोर्सेज़ हैं, कहा ये जाता है, हालाँकि इसके ऊपर कोई लिटरेचर अवेलेबल या रिसर्चेज़ अवेलेबल नहीं है कि जो लव मैरिज है वो नाकाम हो जाती है। होता ये है कि क्योंकि आपके डोपामाइन जो है ना वो हाई होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, प्लस वो सोसाइटी का फैक्टर भी आ रहा होता है, आपकी ज़िंदगी का गोल वैसे भी डिसाइडेड नहीं होते, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, फॉल इन लव वाला फिनोमेना के मतलब अचानक से वो पर्सनैलिटी आपको जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट करती है और आप सोलमेट के मायनों में अगले हुँ, बंदे को लेते हैं और अगले ने चूँकि आपको ध्यान से सुना होता है, इमोशनली रिकंसाइल किया होता है, इमोशनल चाइल्ड नेग्लेक्ट का हुँ, लोग शिकार हुए होते हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है। जब वो पार्टनर एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर वो एक-दूसरे के लिए मरने और वो आगे स्टेप लेने का मतलब फैसला भी करते हैं। लेकिन ये बददुआ नहीं है कि जो लव मैरिज है ना, वो बाय एनी मीन माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ आपने की है या माँ-बाप को पोल में लेते हुए की है, तो ये लाज़मी ही इसका एंड रिज़ल्ट डाइवोर्स होगा। डाइवोर्स क्यों होती है? आप देख लें कि इसमें आपको सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है और लव मैरिज में माँ-बाप चाहे शामिल हों, ल सोसाइटी शामिल हो भी, लेकिन वो हाफ़ हार्टेडली शामिल होते हैं कि ये इसका डिसीज़न है और जब इसका डिसीज़न है, तो वो अपैरेंटली तो शामिल होते हैं, लेकिन सोचों में नेगेटिविटी चल रही होती है। हुँ, तो वो उनकी शादी को फंक्शनल नहीं होने देते देते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने अपने कहीं बहन-भाइयों की तरफ पहले से सोचा होता है और चूँकि वो सोसाइटी के या आपके जो फैमिली सिस्टम है, उसके अगेंस्ट उसने अपनी इंडिविजुअल पावर को एक्सरसाइज़ किया होता है, अपनी चॉइस ली होती है, इसलिए जो है ना उसे स्टिग्माटाइज़ किया जाता है। दूसरी तरफ अरेंज मैरिज ले लें, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें तो सिर्फ़ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और या इसलिए भी बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज करते हैं कि अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ कोई कहानी चलती है तो हम अपने माँ-बाप का गिरेबान पकड़ सकते हैं कि भई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डाल दें। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे कि माँ-बाप का गिरबान पकड़ सकते हैं कि भई आप ही लेके आए थे, आप ही ने किया था, अब आप ही भुगते, मैं तो इसमें नहीं हूँ। तो जो लव मैरिज को जो है ना वो फुली उन्होंने ये समझा हुआ है कि भई इसमें प्लेयर के अलावा कोई चीज़ ही नहीं है, जो कि मिसपरसेप्शन है, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ जो अरेंज मैरिज है उसको समझा हुआ है कि सिर्फ़ कंप्रोमाइज़ है, ऐसा भी नहीं है। ये फुल पैकेज है, अच्छा, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। सही। प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, पैसा, सोशल सपोर्ट, फिर भी ये रिलेशनशिप चले या ना चले, ये बिल डिपेंड करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है, इसको सिर्फ़ के सीगों में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसके ग्रे एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। इन्फिडेलिटी इन्फिडेलिटी लव मैरिज में ज़्यादा होती है या अरेंज मैरिज में? इन्फिडेलिटी की वजह क्या होती है? एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्यों चीट करती है? या एक वाइफ अपने हस्बैंड को क्यों चीट करती है? चीटिंग की क्या रीज़न है? क्या है वो सेक्सुअल इम्पोटेंसी है या लव अरेंज मैरिज की वजह से इन्फिडेलिटी होती है या इन्फिडेलिटी की क्या रीज़न हो सकता है? अब ये देखिए इनफिडेलिटी आप ये कहें इनफिडेलिटी ये है कि विदिन वेडलॉक विदाउट वेडलॉक आप कहीं पे भी अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, इकोनॉमिकल चीज़ों को लीकेज करेंगे। हुँ, किसी और के साथ जो है ना वो एक्सप्रेस करेंगे आप हुँ, इंटिमेसी को, प्यार मोहब्बत को, सेक्स को, पैसे को।
जो कि आपके अपने पार्टनर का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हुँ, अब ये सारी चीज़ें हम आपस में शेयर करेंगे, लेकिन एक बंदे को पता नहीं है और आप ये सारी चीज़ें हुँ, बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये इनफिडेलिटी होती है, ये रिगार्डलेस ऑफ जेंडर है, ठीक है? ये अभी तक इस पे भी कोई रिसर्च नहीं है कि लव मैरिज में ज़्यादा होती है या अरेंज में होती है। लव मैरिज में तो चलें ये जो अब ये देखें ना कि लव मैरिज है, डोपामाइन आपके हाई हैं, आपने आपके जितने भी ये मूवीज़ हैं या आपका लिटरेचर है, ये फ़ोकस कब किस तक करता है? सारी स्ट्रगल आपकी जो है ना वो शादी तक दिखाते हैं और उसके बाद जुमला जो है ना कि दे लिव हैपीली एवर आफ्टर। अब एवर आफ्टर में क्या चीज़ें आती हैं? वो सिर्फ़ 2 लोगों की स्ट्रगल दिखाते हैं, उसमें बच्चे तो ऐड ऑन ही नहीं करते हैं, सही। है ना? अब उसके नतीजे में जब 2 लोग मिल गए, अब नेक्स्ट क्या इंस्टीट्यूशन चलने वाला है, ये स्टोरी आधी सुनाते हैं। इसलिए हमारे कपल्स भी हुँ, सिर्फ़ उस शादी तक के लिए फ़ोकस करते हैं, आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या उन्हें इस पे इसकी तरफ तो जाते ही नहीं हैं। तो अब चूँकि वो आपने ज़िंदगी का मकसद एक इंसान को बनाया होता है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। अब जब आपको वो इंसान मिल गया, आपने जो चाहते थे अब आपने वो हासिल कर लिया, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, व्हाट इज़ नेक्स्ट? आपके डोपामाइन तो हुँ, मज़ीद अगला कश माँगेंगे ना, तो नोवेलिटी तो आपको चाहिए ही होगी अनटिल बिल्कुल। अनलेस आप अपने नफ्स को कंट्रोल ना करें। आप फिर वो वाला पहला कश आप देखें जो नशई होता है ना? सही। तो ये जो लव मैरिज या ये लव है या मतलब ये जो जो भी सारी चीज़ें हैं, इसमें रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि जो जिस तरह से वो ज ड्रग एडिक्टेड होते हैं ना, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हाइलाइट होते हैं। इसी तरह से ये लव में सेम न्यूरोट्रांसमीटर उसी तरह से फंक्शनिंग करते हैं। तो अब जब उधर ज़्यादा कष्ट चाहिए होते हैं, इधर भी नोवेलिटी में फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा पार्टनर चाहिए होते हैं। तो इसलिए इनफिडेलिटी एक वजह वो नोवेलिटी नहीं मिलती है। सस्टेनेबिलिटी अचीवमेंट तो हो गई, सस्टेनेबिलिटी नहीं है हुँ, और उसका आपको पता भी नहीं है सिंस आप कोशिश भी नहीं करना चाहते। तो वो बाय प्रोडक्ट चाहते हैं कि वो तो एक वजह तो ये वाली है। दूसरी वजह यही वाली कि अगर माँ-बाप ने आपने माँ-बाप की शर्म हया करते हुए उन्होंने पाला या आपको वो जेह्ड़े कहंदे बत्ती तारां नहीं बख्शनियां। ਇਹ भी तो बड़ा स्यापा है ना कि माँ-बाप हुँ, के वो आगे उफ़ नहीं कर सकते आप। तो हम ये नहीं सोचते कि किन बातों में उफ़ नहीं कर सकते, क्या सदा ही उफ़ नहीं कर सकते हैं? तो वो हम फिर वो सिर्फ़ माँ-बाप खुद खुदा बन बैठते हैं बिल्कुल। और अल्लाह के हुक्म को साइड पे रख देते हैं। तो वो बच्चे चूँकि रिटेलिएट होते हैं हुँ, या वो रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं, वो आपके इमोशनली वो जो बहकावा होता है माँ-बाप का, उसमें फॉर द टाइम बीइंग ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जो वो उन्होंने पहले से कमिटमेंट की होती है, अब चूँकि वो पूरी नहीं हो पा रही होती है, तो वो कहीं न कहीं इमोशनली एंगेज होते हैं। शादी तो कर ली, लेकिन वो वफ़ादारियाँ पहले उसके साथ हैं। तो बहुत सारी अब जो सेकंड मैरेजेज़ हो रही हैं, इस पे मैं अब करंट थीसिस करवा रही हूँ। मैं इसका उसमें यही वाली बात है कि भई शादी कहीं और होगी लेकिन अब वो प्रीवियस वाले लव को भी तो लेके आना है ना कहीं पे। तो अब वो सेकंड मैरिज उस हवाले से भी मतलब तैयार हो जाते हैं। और इसमें है रिवेंज वाली फीलिंग कि अगर एक चीट कर रहा है तो दूसरा कहेगा मुझे भी तो है। या ये आप वो इंडिविजुअल फैक्टर्स को आगे कि देखिए हम तो बड़े अच्छे हैं। एक दूसरे को जो है ना वो मतलब हमने कोई नहीं डिसाइड की हुई स्ट्रीमलाइन कि आप अपनी जगह के ऊपर जो है ना वो मज़ा करो, मैं अपनी जगह के ऊपर मज़ा करता हूँ। तो ये कोई एक रीज़न नहीं है इनफिडेलिटी की, मल्टीपल रीज़न्स इसके जो है ना वो हो सकते हैं। लेकिन सिंस ये प्योरली मैं तो इसको बदकिरदारी कहूँगी कि ये बदकिरदारी है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती है कि एक बंदा बदकिरदार था, वर्जिन नहीं था या वो उसका पहले से कोई ऐसे मामलात थे और उसने आपको नहीं बताया था, तो अब आप रिवेंज के तौर पे या अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए अब आप जो है ना वो मल्टीपल पार्टनर की तरफ जाएँ, इनफिडेलिटी की तरफ जाएँ। एक बंदे ने अगर गलत किया है, तो बदले में आप गलत करके उसको सही नहीं कर सकते हैं। सही। आपने इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए कि आपका समीउल बसीर अल्लाह है, तो आपने उसी और को ये चीज़ जवाब देना यूनिवर्सिटी है। में भी है, यूनिवर्सिटी में जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का जो कंसेप्ट है, इसमें भी चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसमें ये होता है कि ठीक है, वहाँ पे कोई मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। मैरिज के बाद अगर आप देखिए, करते यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ना जो एक कल्चर मैंने देखा है, वो बहन-भाई वाला कल्चर बहुत सारा देखा बहन-भाई है, वाला कि ना जो ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है। तो वो जो चूँकि गाँव से हम लोग आए होते हैं और उधर जो है ना वो फ्री वाले इस कल्चर को एक्सरसाइज़ नहीं करते। अब आपको जो है ना पीक हार्मोन पे लाके यूनिवर्सिटी में वेला छोड़ दिया गया है हाँ, और और अब चूँकि भाई बना रहे। आपको हाँ, नहीं चूँकि आपको गाइडेंस है कोई नहीं है, हार्मोन आपके पीक के ऊपर है, लेकिन गिल्ट फीलिंग्स भी आती है कि हुँ, नहीं हुँ, दूसरी औरत और फिर एक्सेप्टेंस
वो लड़की को भी लग रहा है कि नहीं भाई कह के तो मैं इससे बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं लड़के का नाम नहीं ले सकती हूँ या मैं लड़की का नाम नहीं ले सकती हूँ। तो बहन भाई वो शुरू होते हैं ना, वीक लवर्स बिकम अ ब्रदर्स, ब्रदर। है ना? तो वो इधर से कहानी शुरू होती है, लेकिन रिसर्च मेरी ये बताती है कि इसमें कहानी वो यही वाली सेक्सुअली ही एक दूसरे से जो है ना वो मतलब वो एक्टिव सेक्स नहीं होता, लेकिन मतलब हाथ पे हाथ मार के बैठना, या आप ये देखें यूनिवर्सिटी कल्चर में मर्द औरत का एक डिस्टेंस कितना मेंटेन किया जाता है कि आपका कोई फुल डेकोरम है कि अब तो हमें वो वाला भी स्टूडेंट को कितना खींच के साइड पे करना पड़ता है कि लड़का दरमियान में बैठा हुआ है, 2-3 लड़कियां साइडों पे बैठी हुई हैं, या सिक्योरिटी वाले उसको। हाँ वो मतलब वो लड़के को फुल फ्लेज सिक्योरिटी है, या लड़की दरमियान में बैठी हुई है, 2-4 लड़के जो है ना वो उसके में, वरना तो मतलब आपके जेनेटिक डिस्क में नहीं है ना, आपको साइड पे रखना है। तो इसी तरह जो है ना, मैं जब ये डाटा कलेक्ट कर रही थी रोमांटिक लव का, तो एक बच्ची मुझे ये कहती है वो यूनिवर्सिटी में। हाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ना, तो वो उसने लिटरली जो है ना वो ऐसे लेटी हुई उसके गोद, लड़के के मतलब सर रख के गोद में, और उसने कहा मैडम ये मैं नहीं मानती कि रोमांटिक लव है। मैंने कहा जिस लेवल पे तुम पहुंच चुकी हो ना, तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गया, इसमें इतना वायरस आ गया हुआ है कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ऑपोजिट जेंडर है, और आपको मतलब सोसाइटी का कोई ख्याल ही नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, सोचेंगे? क्या कहते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने जो है ना ये मतलब क्लासरूम में किस तरह से बैठना है। बिल्कुल। आप कहते हैं मतलब वो चढ़ी हुई है ना, हार्मोन पीक पे गए हुए हैं, तो वो सोसाइटी का जो एक होता है ना चाका, वो ला देते हैं। और फिर अब टीचर भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा जब लड़की ही गुरियां कराएगी कि मैडम मतलब आपको क्या तकलीफ है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप एक हद तक अगले को कर सकते हैं, तो वो फिर आप मतलब वो जब नौजवान है उसको नहीं। तो अब मैं ये कहती हूँ कि साइकोलॉजी में मेरा मतलब मैं हंसती हूँ कि भाई जिसको बिल्कुल भी लिबिडो नहीं हो रही वो भी मेरे पास आए, और जिसकी लिबिडो बिल्कुल खत्म हो गई है, सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया, वो भी आए, क्योंकि आपने डेकोरम का ख्याल नहीं रखा। तो इसलिए ये रिफाइन एलिमेंट्स या रोमांटिक लव तो बड़ी मतलब प्योर फिनोमेनास है। तो ये वो जब आप फिजिकली टच और फिर गोद में सर और फिर मल्टीपल पार्टनर बदल रहे हैं, और आपको रोमांटिक लव भी और हर दूसरे दिन हो जाए, या आपको फील हो कि भाई आपको हो नहीं रही है, तो ये पूरा पैकेज इस तरह से नहीं मिलता है। बिल्कुल, उसमें ये भी कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड, यानी वो कहते हैं हम बस जस्ट फ्रेंड है, यही? बस ये है ना कि आप अपने आप को, जो आपको गिल्ट फीलिंग है ना, बाय एनी मीन आपने उसको जो है ना कम करने के लिए आपने कोई ना कोई रैशनलाइजेशन तो करनी है। तो वो रैशनलाइज किया हुआ है आपने, इसलिए वो नाम रिश्तों का कुछ और देते हैं। अब आप देखें, कोई अगर 15-20 साल पहले चले जाएं, तो बाप का मतलब बाप था, कोई डाउट नहीं करता था। आपके छोटे भाई का मतलब छोटा भाई था, आपके साथ वाले का मतलब साथ का था। लेकिन अब जिस तरह से वाइफ स्वैपिंग की कहानी चल पड़ी हुई है, मतलब एक मर्द जो कि मतलब सादकुल अमीन है आपकी मतलब इज्जत का, और सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मर्द इसीलिए था या बीवी इसलिए थी कि भाई ये आप सेक्सुअल एंटिटी में किसी को एंटर नहीं होने दे रही, और मर्द अब इस हद तक जो है ना वो अपने आप को, उनका हाजमा दुरुस्त हो गया कि वो बीवी को प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे सेक्सुअल पार्टनर जस्ट टू गेट द मतलब क्या स्टिमुलेशन, या वो डिफरेंट एक्सपीरियंस, या अपनी बीवियां दूसरों को पेश कर रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि कोई एक बाबा जी जो हैं, या मैं कहूँ कि ये ही इज लुक लाइक माय फादर, तो वो वाकई फादर है, आपके हाथ फेरते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हाथ फेर जाते हैं और उससे क्या चल रहा होता है ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। चलने वाला बाप ही आपका भाई ही है। तो मुझे तो अब ये अनफॉर्चुनेटली ये माजरत के साथ मतलब बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं बेटियों की माँ भी हूँ, बेटे की माँ भी हूँ। मैं तो लंबा सोचती हूँ, क्योंकि हर बच्चा मुझे अपना ही बच्चा लगता है, बिल्कुल। या मैं अपने आप पे रख के देखती हूँ कि अगले 15 सालों में जब मेरी बेटी जो है ना, मैं अपने बेटे के साथ बहन भाइयों को भेजूँ यूनिवर्सिटी में, और मैं समझूँ कि मेरी बेटी जो है ना वो बड़ी सिक्योर है, अपने भाई के साथ गई हुई है, और या मैं समझूँ कि मेरी बेटी अपने मतलब वो बाप के साथ गई हुई है, जिस तरह से अब जो है ना वो सेक्सुअल अब्यूज बाप भी कर रहे हैं, या भाई भी कर रहे हैं, या भाई भाई का कर रहा है। तो मैं तो ये समझूंगी, मतलब आप मुझे ओल्ड उस वाला कह लें, विचार रखने वाली बंदी, कि भाई सिक्योर है मेरी बेटी, अपने बाप के साथ गई है या अपने भाई के साथ गई है, और मुझे नहीं पता है कि वो स्वैप हो रहे हैं या स्वैप कर रहे हैं, तो क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ? ये जब सारी बातें देखें, आज जब मैंने साइकोलॉजी में एंट्री की थी लिटरली आज से 14 साल पहले, तो हमारे जो उस्ताद थे ना, या इवन हम लोग भी इसको ना सफ़ों को पलट देते होते थे, जहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की बात होती थी, या मैरिज में कपल के सेक्सुअल रिलेशंस की बात होती थी, या एलजीबीटी की बात होती थी, या जो है ना वो लिविंग रिलेशनशिप कोहिबिशन की बात होती थी। तो हम ना चैप्टर क्लोज कर देते, ये हमारे कल्चर से रेलेवेंट नहीं है।
लेकिन अब मैं 5, 7, 10 सालों में देखती हूँ कि ये तो अब डेली बेसिस पे मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आ रहे आ रहे होते हैं। हैं, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स का शिकार है। और प्लस 3000 का मैंने जो वो डाटा अभी 2 महीनों में 3 महीनों में कलेक्ट किया है, उसमें बड़े सारे हुँ, स्टूडेंट्स जो है ना वो यही वाले प्रॉब्लम्स को जो है ना वो लेके आए। हाँ, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो मैरिड हैं वो इसी तरह के मतलब हुँ, ये सेक्सुअल एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनके लिए रोमांटिक लव या ये छोटी-मोटी बातें अब उनको परेशान नहीं करती, उनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो अभी भी अगर हम इन टॉपिक्स को टैबू समझेंगे और इस पे बात नहीं करेंगे, तो फिर मुझे समझ नहीं आती है कि जो अभी का पैदा हुआ बच्चा है 15 साल तक, 20 साल तक, क्या वो जिस तरह से आप देखें अब पोर्न है और जिस तरह से मतलब ये सारी जो बातें मैंने डिस्कस की हैं, ये वाली रिवाज पा रही यस हैं। मैम, पोर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में पोर्न वीडियो भी बहुत ज़्यादा देखते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब जी, जी, जी। और इसको यानी इसका उसके पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा? उसके करियर पे, उसकी एजुकेशन पे, जो पोर्न एडिक्ट है, पोर्न वीडियो ज़्यादा देखते हैं। अब ये देखिए क्यों ना देखें, सवाल ये पैदा होता है, हमने उनको कोई मतलब एक होता है ना कि एक राइट वे टू एक्सप्रेस योर सेक्सुअल एक्सप्रेशन, वो तो दिया ही हुआ ही नहीं बिल्कुल। है ना। और हमने कहा पहले पैरों पे खड़ा हो ले, एजुकेशन अचीव कर, मतलब लेवल अचीव कर ले सटन, और इकोनॉमिकली हुँ, स्टेबल हो जाए। मतलब वो पैरों पे खड़ा हो रहा है लेकिन अब कहीं खड़ा होने के काबिल नहीं। और चूंकि वो जिन एरिया से आए हुए हैं हुँ, उधर हमने मतलब सही, जिन एरिया से वो आए हुए हैं जहाँ पे सेक्स पे बात ही नहीं होती है, सेक्सुअल बिल्कुल। एजुकेशन पे, या इवन के जो अर्बन एरियाज भी है इसमें भी अर्बन कहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं लिखे होता। लोग कौन बात करते हैं सेक्स के ऊपर। और फिर वही को एजुकेशन है, इजीली अवेलेबल है। फिर हर किसी के पास तो टच मोबाइल है, तो वो टच किए बगैर हुँ, किधर रह सकते हैं। अब ये देखिए, और जब आप इसको स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं तो उसमें ना चाहते हुए भी बड़े सारे इश्तिहार खुल जाते हैं। तो आप देखेंगे ना, सेक्स को गंदी चीज क्या है कि जब आपने वो चैप्टर क्लोज कर दिया था तो वो सेक्स ऑर्गन से खत्म हुँ, होने की बजाय, उसका सेक्सुअल एक्सप्रेशन उन पार्ट्स तक रखने की बजाय आपके कॉग्निशन में आ गया आ हुआ गई है। है, अब वो बिल्कुल। कॉग्निशन से जाता नहीं है। जाता नहीं है। ठीक है। और फिर आप ये देखें, मैंने इस पे भी जो है ना वो कि क्यों फोन पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप ये देखें, इस्लाम आपको यही वाली बात कहता है कि हुँ, अगर आपके तन्हाई पाक है ना, आपका बेडरूम और वॉशरूम में अल्लाह है ना, तो फिर सोसाइटी में मतलब कोई परेशानी नहीं है। आप जहाँ पे भी पहुंचेंगे खैर ही होगी। नंगी बिल्कुल, जुलेखा आपको मजा नहीं देगी, आप जेल पसंद करेंगे। यहाँ बिल्कुल। तो इस लेवल के ऊपर आप अपनी जनरेशन को जो है ना वो डेवलप करें। यहाँ फिर ये पोर्न एडिक्शन मतलब ये तो फिर इनवाइटेबल है। इनवाइटेबल इन अ सेंस कि अगर उनको जो है ना वो माँ बाप अपने देखें इंटरपेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और वो आपस में लड़ रहे हैं, उन्होंने बच्चे, वो चाहते ही नहीं है कि बच्चे पैदा हों। ये वाला भी तो मसाइल है ना आजकल के उसमें। बिल्कुल, वो चाहते ही नहीं है कि बच्चे पैदा हों, और बच्चे को ये पता लग गया कि आई एम अनवांटेड फॉर माई पेरेंट्स, क्योंकि इनके अनफिनिश्ड बिजनेसेस खत्म ही नहीं होते हैं। तो वो जो इमोशनल निगलेक्ट है, इमोशनली निगलेक्ट आप वो किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि उस तरह के लोग भी अवेलेबल नहीं है। तो अब उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग अपने जो आप ये कह लें कि इमोशनल ट्रॉमास को कम करने के लिए फिर उन्होंने कोई सहारा लेना है, और सेक्स बिल्कुल। से बेहतर सहारा क्या हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक मेरा स्टूडेंट आया और उसने कहा कि मैडम मुझे समझ नहीं आती, जब ये बहुत खुमारी चढ़ी हुई होती है ना तो मैं मतलब टोटा देखता हूँ और उसके बाद मैं जो करना होता है कर करा के, लेकिन ये मतलब करने से पहले बहुत खुश होता हूँ मैं, मेरे खुशी का और लेवल जब कर लेता हूँ मैं साथ ही डिप्रेस हो जाता हूँ। गिल्ट फ़ील फिर करते मुझे बड़ा परेशानी होती है, मुझे बड़ी गिल्ट फीलिंग होती है। तो मैंने मतलब आई वाज जस्ट लाफ्ड, और मैंने कहा कि तू केड़ा हज करके आना है जेड़ा तेनू नेकी वाला मतलब वो तुम्हें फरिश्ते चूमे उठ के। तो जो किया है एटलीस्ट उसके रिजल्ट तो यही वाले निकलने हैं ना। सही, आप उम्रा हज करके आएंगे या जो है ना वो अल्टरिस्टिक बिहेवियर करेंगे, किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपको वो फीलिंग्स आएंगी। सही, अब जो कि गलत है, अब ये आपका कोई रिलीजन ना भी हो, आपको किसी तरह की आपकी जेनेटिक डिस्क में है कि आप गलत करेंगे तो अंदर से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। फिर भी गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपको अलार्म बज रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अभी आप डेड एंड पे नहीं पहुंचे हैं। सही, तो जो डेड एंड पे पहुंच जाता है तो फिर तो वो समझ ही नहीं आती ना, फिर तो वो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहा ना, इसीलिए सही, तो डेड एंड पे है बिल्कुल, ना, और अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा है, वो डेड एंड पे पहुंच गया हुआ है। तो बहरहाल चूंकि पोर्न एडिक्शन हमने सेक्सुअल एजुकेशन पे काम नहीं किया है और बिल्कुल, इंसानों के प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन नहीं किया है, तो इसलिए पोर्न एडिक्शन तो फिर बाय प्रोडक्ट है। अगर हम चाहते हैं कि पोर्न एडिक्शन से इंसानों को निजात, अच्छा इसका फिर वो पर्सनालिटी पे जो आपने कहा इफेक्ट क्या है। अब एक बंदा जो रही गिल्ट फीलिंग का शिकार है, इधर विद इन वेडलॉक आपकी नाइट बड़ी अच्छी लगी हुई है सेक्स में, आप सेक्सुअल पार्टनर बड़े अच्छे हैं,
अब आप ये देखें, जब आप फुली सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो के सारी रात हुँ, भी आपके पास है या अगला दिन भी, या मतलब व्हाटएवर वो बंदा आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, और आपको लग रहा है कि एक्सीलेंट सारी चीज़ें जा रही हैं, तो आपके हार्मोन भी बहुत एक्सीलेंट जाने वाले हैं। आप बिल्कुल। आपके कंसंट्रेशन भी, आपकी पर्सनैलिटी भी, आपका कॉन्फिडेंस भी। दूसरी तरफ आप सेल्फ लेयर कर रहे हैं, है यस। ना? वो टोटा देख के सेल्फ लेयर ही करेंगे ना, तो अल्लाह ने इंडिपेंडेंट तो रखा नहीं हुआ है अब मैं कि एक इंसान एक को। फ्रस्ट्रेटेड माइंड कभी क्रिएटिव नहीं हो हाँ, सकता। वो क्रिएटिव होगा ही नहीं है, तो वो गिल्ट फीलिंग होगा, तो ज़ाहिर है पूरी हुँ, पर्सनैलिटी डैमेज होगी। अगले दिन उसके कंधे नीचे हुए हुए हैं, तो वो किधर सोसाइटी में कोई बड़ा लीडर होने का सोच सकता है? होगा भी तो उसकी बातों में वो फ्रस्ट्रेशन, इमोशनली जो है ना वो सही। ड्रेन ड्रेन बंदा है, बिल्कुल, साइकोलॉजिकली ड्रेन बंदा है, बिल्कुल। करैक्टर वाइज़ वो ड्रेन बंदा है। तो हर हर प्रॉब्लम जो है ना वो इसी से जनरेट होती है। अच्छा, इसके साथ में अगला क्वेश्चन यही है कि एक बंदा क्यों उनका क्योंकि वेस्ट में तो मोनोगेमी एक ही के साथ आपने शादी करनी है, कोई दूसरी दो शादी आप नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। तो एक बंदा क्यों पहली वाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो दूसरी शादी करते, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इसके अंदर क्या लॉजिक है? क्यों हम हमारे सोसाइटी के अंदर, ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर पॉलीगेमी क्यों इतना ही ज़्यादा है? क्यों हम मल्टीपल मैरिजेस की तरफ ही जाते हैं? देखिए, इसको जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट का जो है ना वो तड़का लगाते हैं कि इस्लाम में चूँकि इजाज़त है, और फिर वो इस्तिदलाल किस पे करते हैं? हुँ, अल्लाह के नबी के ऊपर। ठीक है? कि उनकी चूँकि 9 या 11 बीवियाँ थीं, तो फिर मतलब बिल्कुल। ये हम भी उधर मतलब अल्लाह के नबी की सुन्नत पूरी करेंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह के नबी का पेडेस्टल क्या था, बिल्कुल, है ना? और कि 11 या 9 बीवियाँ कह रही हैं सादिकुल अमीन है, बिल्कुल। जस्टिस करता है ये बंदा, रहमतुल लिल आलमीन है। और वो हदीस तो आदि कोट करते हैं ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जिनके अखलाक अच्छे हैं। मुझे वो अब आगे पता लगा कि इससे आगे भी हदीस है कि उसमें से भी बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। हुँ, तो क्या आपकी देखिए, प्रोफेशनली आप बहुत पीक पे हैं, सारे कहते हैं कि मेरा बॉस या मेरी बॉस बहुत एक्सीलेंट है। क्या आपकी एक बीवी कहती है कि ये बंदा यार बहुत एक्सीलेंट है, इसका किरदार बड़ा अच्छा है, सही। ये जस्टिस करता है, ये रहम करता है घरों में, या आपका बच्चा कहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ, क्या आपकी बेटी कहती है कि मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ? तो पेडेस्टल तो ये होना चाहिए ना सही। कि आपके बच्चे आपको रोल मॉडल ले रहे हैं, आपकी बीवी सर्टिफाई कर रही है या आपका हस्बैंड सर्टिफाई कर रहा है कि यार हम बेस्ट स्पाउस हैं, ये बेस्ट ह्यूमन बीइंग है। अगर तो इन पेडेस्टल्स पे आप चल रहे हैं तो आप करें, मतलब फ़ायदा होना चाहिए दूसरे, तीसरे, चौथे को भी। अल्लाह ने ये कहा, मतलब इसको मैं इस तरह से लेती हूँ कि मर्द में जो है ना वो 4 बीवियाँ रखने और 40 बच्चे पालने की कैपेसिटी अल्लाह ने दी हुई है। लेकिन आपके तो एक भी नहीं चल रहे हैं। मैं ये जब देखती हूँ कि ईदी ने 17,000 बच्चे हाँ, वो हैं, अब मतलब मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात है सारे तो कि इलिजिटिमेट नहीं है। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए 9 महीने का प्रोसीजर है बच्चा पैदा करने का, जबकि हमारे यहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव भी बड़ी आराम से अवेलेबल हैं। अब ये हराम के बच्चे तो हैं नहीं हैं, जो विदाउट वेडलॉक पैदा हुए हैं। यकीनन ये हलाल के बच्चे होंगे, बिल्कुल, हलाल लेकिन ज़्यादा हाँ, है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो क्योंकि देखो हराम कैसे कैरी करेंगे आप? सोसाइटी में रहते हुए हैं, विदाउट वेडलॉक आप नहीं कर सकते, नहीं कर इतना डैमेज नहीं हुआ इस सोसाइटी का, या इतनी मॉडर्न नहीं हुई कि वो कहे कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट होके आ गई है 9 महीने और वो बच्चा भी पैदा कर रही है और मुझे घर में पता ही ना चले, है ना? तो बेटियों पे तो नज़र होती है सबकी, चलो बेटों का पता नहीं लगता है। तो यकीनन ये हलाल के बच्चे ही होंगे ना, लेकिन वो अनवांटेड होंगे, तो इसलिए आपने उठाया और फेंक दिया। लेकिन क़यामत वाले दिन एक तरफ एक बंदा जिसके अपने बच्चे नहीं है, वो 17,000 की फ़ौज के साथ आ रहा है, और एक वो बाप जिसने उठा के फेंक दिया और ज़िम्मेदारी नहीं ली हुँ, है, तो किधर ये अपने आप को जो है ना वो स्टैंड करवाएँगे, है ना? आपने अपने हलाल बच्चों को भी अबंडन कर दिया है। तो अब ये देखिए मियाँ-बीवी में अगर डिवोर्स होती है या सेपरेशन होती है, तो मर्द सबसे पहले क्या करता है? कि माँ माँ सारे बच्चे रखेगी, माँ ही हुँ, उसको पालेगी, माँ ही करेगी। मैं दूसरी बीवी के साथ मज़ा करूँगा, और सोसाइटी गिरबानी नहीं पकड़ती आपकी कि भई देखें और दूसरी बात कि मैं इंसाफ़ करूँगा, एक रात उधर, एक रात उधर, मतलब सेक्स के लिए। मतलब तुम्हें वैरायटी मिल गई, औरत को क्या मिला बदले में? चलो ठीक है, आपने वैरायटी जो है ना वो कर ली, एक रात उधर, एक रात उधर, हैं? बच्चों का क्या? बच्चे को तो 24/7 पेरेंट्स चाहिए ना। तो सही। प्रॉब्लम फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ का नहीं है, प्रॉब्लम उस जनरेशन का है जिसको आपने तबाह कर दिया हुआ है ना? और अब पहले वो शरीके वाले हमारे जो पूरी आप देखें सोसाइटी में वो शरीका सिस्टम ही नहीं होता, बरादरी
वो जो हर जगह के ऊपर आपने जो है ना, मर जाएँ, शादियाँ हो जाएँ, डेकोरम पूरा करना है आपने, फूफे, चाचे, ताए, मामे और शरीकिया नाल। लेकिन जो है ना जब आपको मतलब मिलेगा तो आप उनकी इज़्ज़तें भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी जायदादें भी नहीं छोड़ेंगे, आप सब पे कब्ज़ा कर लेंगे। अब गुड लक, पॉलीगैमी आपने कर ली, एक से उधर से भी आप ये कह लेते हैं कि ये पहली बीवी है, ये दूसरी, ये नंबर 1 बीवी, ये नंबर 2 बीवी। अब औलाद में आप किसको कहेंगे कि ये नंबर 1 बच्चा है और ये नंबर 2 बच्चा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये मेरी रिसर्च बताती है कि प्रॉब्लम शादी वो औरत औरत तो कह लेंगे आप कि ये ठीक नहीं थी, ये वाली ठीक है, बच्चों में किसमें? तो हुँ, जितना प्रॉब्लम बच्चों में आ रहा है, गुड लक आपने अपनी जनरेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। और क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इंसान ज़रूर व करनी हाँ, पड़ी आप। डिस्क्रिमिनेशन। प्लस ये देखें अगर अल्लाह के नबी के ऊपर जाते हैं, मुझे हैरत होती है कि हज़रत खदीजा देखें, 2 टाइम विडो है वो बंदी। हुँ, लक़ब उनका क्या है? ताहिरा, पाक औरत। बिल्कुल, और आज़ादी की इंतहा चेक करें आप बिल्कुल, कि 25 साल के अनमैरिड बंदे को 40 साल की औरत पैगाम भेज रही है कि शादी करो। शादी का। आपके है ये वाला कैलिबर? सिर्फ वो अल्लाह ने जो है ना वो सिर्फ मर्दों को थोड़ी 2 शादियों का दिया हुआ। जो आई एम रियली वेरी सॉरी, हो सकता है ये वाली मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ या मैं मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं मुझे ये लगता है कि यहाँ का मर्द तो एक शादी के लिए ट्रेन नहीं हुआ हुआ। एलिजिबल नहीं है। ट्रेन नहीं हुआ, एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देखें जो कि वाक़ई ही इस्लाम के मुताबिक कव्वाम की बात कर रहे हैं, आप ले जाएँ इस पॉडकास्ट को वो शुरू वाले उसमें कि प्रोस्टिट्यूशन आपकी औरत कह रही है कि मैं प्रोस्टिट्यूट बेटर हूँ, मुझे अपनी माँ के लेवल पे नहीं जाना है। एक ही मर्द को सर्व नहीं करना और उसके जूते खा के एंड पे भी मुझे पता चले कि कुछ भी नहीं और फिर ये पॉलीगैमी। मेरा मियाँ साथ वाले कमरे में बीवी के साथ नई औरत ला के एन्जॉय कर रहे हो और मैं क्या करूँ उसके बिहाफ़ के ऊपर? मतलब मैं क्या करूँ? तुम्हारी तो एक रात उधर, एक उधर, मेरी रातें फिर किधर? तो ये अब ये वो कह नहीं सकती हैं ना, तो किस पे आ जाती हैं कि जी नान-नुक्का बस पूरा कर दें। जो उधर वो रोटी-पानी पैसा दे रहे हैं, आप इधर भी रोटी-पानी पैसा, मतलब औरतें यहाँ आपका घर सिर्फ़ रोटी-पैसे पे चलता है। यहाँ डाइवोर्स होती है तो उसमें आप कहते हैं नान-नुक्का दे दिया हमने, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस वो पैसा हम दे दें। रोटी देते हैं अब आपको। वो जो है ना वो अवेलेबल हो या ना हो, तो आपके जो वो मतलब इंसान सिर्फ़ पैसे से रिलेवेंट है। स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर मैंने रिसर्च की, यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट था। उसमें 5 साल का बच्चे से लेकर 12 साल का बच्चा घर से भागा हुआ था। मुझे ये लगा कि यार जो रिसर्चेज़ थी इंटरनेशनली वो ये कहती थी कि चूँकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बच्चे हैं, भूखे हैं, घर में खाने को नहीं मिलता, गरीबों के बच्चे घर से भाग जाते हैं। जब एक्चुअल डाटा देखा तो वो स्टोरी कुछ सेपरेट हुँ, थी। माँ-बाप ये पॉलीगैमी का शिकार, इंटरपेरेंटल वायलेंस है। कॉन्फ्लिक्ट या बिल्कुल। जो है ना वो बच्चा वही पढ़ने के लिए उस्ताद के पास भेज दिया, उस्ताद सेक्सुअल हरास कर रहा है। आई एम सॉरी सारे नहीं करते हैं लेकिन हुँ, स्टोरियाँ तो हैं। है बहुत ज़्यादा। तो उसमें मुझे आज तक उस बच्चे के मतलब वो कानों में गूंजती है उसकी ये बात। 6 साल का वो बच्चा था, उसने कहा मैं 4 साल से मुझे भेजा मतलब इंस्टीट्यूशन में। तो जब मेरा उस्ताद मेरे साथ ये गंदा काम कर रहा होता था, मुझे ये लगता था कि जो अल्लाह ताला जो है ना वो ज़ालिमों को सज़ा देगा। मैं अपने माँ-बाप को बताया, वो मुझे बहुत मारते थे कि तुमने पढ़ना है और वही हाफ़िज़ बनना है और जो है ना 70 लोगों को बख्शवाना है। ये भी तो स्यापा है ना हमारे यहाँ बिल्कुल, कि मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ, एक हाफ़िज़ 70 को ले जाएगा। बस मतलब हम बाय सब एनी मीन जाएँगे मैंने जन्नत नहीं में। पूछा। हाँ, जन्नत में सारे चले जाएँगे। तो वो उसने कहा तो अब जब मैं फिर वो जो क्या हुआ फिर मैं क्योंकि इमोशनली मुझे कुछ समझा नहीं जाता था, अंडरस्टैंड नहीं किया जाता था, वायलेंस था। उधर सेक्सुअल अब्यूज़ था, घर आओ तो मारती, तो मैंने घर से भाग गया। लेकिन अब जब मैं बाहर आया हूँ, मुझे ये लगता था मेरी निजात है इस प्रॉब्लम से कि मैं घर छोड़ दूँगा, वो जगह छोड़ दूँगा तो शायद मैं इस कर्ब से बच जाऊँ। ये आपका 6 साल का बच्चा कह रहा है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन वाला है। लेकिन अब जब यहाँ पे हर बंदा आवे देखें, वो कहता है कि मेरे साथ सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, तो मैं ये कहता हूँ, सोचता हूँ उधर वो मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा होता है, मैं सोचता हूँ अल्लाह से बात करता हूँ कि नहीं, अल्लाह भी ज़ालिमों के साथ ही है। अब उस 6 साल के बच्चे को क्या पता कि अल्लाह क्या है, इस्लाम क्या है, डेकोरम क्या है? उसने तो जो सुना कि फ़ौरन से मलिया मेट हो जाएगा इसका। तो ये तो आपकी सोसाइटी के हालात हैं। मैम इसमें एक तो यही है कि सेकंड वाइफ़ अगर आप कर लिए तो इट मीन्स कि वो पहले वाले के साथ एक क्राइम कर रहे हैं आप। तो इसमें एक यही है कि मर्द ज़्यादा शादियाँ इसलिए करते हैं, वो अपने मर्दानगी को साबित करते हैं, अपने स्टेटस को हाई रखने के लिए उन्होंने 2-3 शादियाँ करनी है। और उसने वो करना है कि बीवी के ऊपर कंट्रोल जमाना है, कंट्रोल करने की, जिस तरह के आपने अपने वाइफ़ को तल्ले ही रखना है। यानी वो अपनी वाइफ़ को कंट्रोल करने के लिए वो इसी तरह
2 शादी में चला जाता है, 3 कि हमारे इलाके में भी इस तरह ही है कि जिसके 2-3 शादी है, वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, एक गैरती वो आदमी अपने आप को समझता है। सेक्सुअली एक्टिव समझा और समझता है सेक्सुअली कि एक्टिव औरत मेरे समझते हैं कि पाँव की जूती है। मैं 3-4 औरतों को सैटिस्फाई कर सकता एट अ टाइम। तो ये भी है कि आपने वाइफ़ को तल्ले रखना है, आपने कंट्रोल हासिल करना है, तो इसके पीछे अजय ना ये फिर मुझे इससे जो है ना वो एक बात याद आ गई कि बड़ी सारी औरतें ना इसलिए भी रोती या मर्द जो है ना वो मतलब इस वजह से भी उनके इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है कि ए बीवी नु थल्ले ला के रखना बिल्कुल, है ना। और बहुत सारी जो है ना बीवियां इस बात पे गुस्सा होती हैं जो पावर में होती हैं स्टेटस में होती है कि मैं इधर थल्ले नहीं ला के रहना। अब वो पावर गेन अब मुझे मतलब मजाक के तौर पे मैंने यही कहा कि देखो थल्ले लगोगे तो कुछ लभेगा ना, बिल्कुल। ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ है तो फिर ਤੁਸੀਂ मतलब क्या प्रॉब्लम है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ भी थल्ले लगे है ना। अब ये इस रिलेशनशिप का एसिड ही थल्ले लगन थे, लेकिन आपने इसको इतना मतलब वो किया है कि पावर मतलब दूसरे को क्रश करके रखना जो है ना ये जो कर ले। और वो जो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो फाल्सिफिकेशन ऑफ मैन डोमिनेंसी है ना, बिल्कुल, ईगो है कि मैं तेरी की औकात तू मेरे आगे बोल सही। मतलब हमारे यहाँ परफेक्ट हमें क्या लगता है कि मैं अच्छा मर्द कैसे हूँ कि मैं घर में दाखिल हुआ हूँ बाहर में बड़ा सारा खुश हूँ है ना, लेकिन जैसे ही घर आऊँ तो मेरे बीवी जो है ना वो सहम जाए, उसका एटीएम चले जुबान ना चले, बिल्कुल। मेरे बच्चे मेरे आगे उफ भी ना करें, तो मैं जो मर्जी करता फिरूं मैं मेरी अकाउंटेबिलिटी ना हो। और जो बात करेगा तो फिर देखना मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने या तुम्हें जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, मैं एक और दूसरी औरत ले आऊंगा। ठीक है, और ले भी आते हैं और इस यो उसमें। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि देखिए एक स्टूडेंट ऐसे बेवकूफ़ हैं कि जो पैसा दे के पढ़ना नहीं चाहते, और दूसरा ये मर्द इतना बेवकूफ़ है जो शादी करके जो बीवी है उसके बच्चों के मुस्तकबिल की अमानतदार है। और वो चाहती ही क्या है, सिर्फ घर में पुरसुकून होके अपनी जनरेशन की अच्छी तरबियत चाहती है वो। आपने अगर ये देखना है कि आपने अपनी जनरेशन को अपने बच्चों को किस हालत में रखा हुआ है तो आप बीवियों को देख लें। अगर आपने उनको माओ को बेहतरीन हालत में रखा हुआ है ना, तो समझ लें कि आप इन्फिनिट पेरेंटिंग का हक अदा कर रहे हैं, आप कव्वाम हैं, आप वाकई मर्द हैं और मर्द कहलाने के आप काबिल हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ ये सेक्स ऑर्गन रख के मर्द नहीं है, मर्द किरदार का नाम है। कहना जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो आप उनको एक्सरसाइज करने यहाँ आए हैं, ना कि अपने हकूक लेने के लिए आए हैं। और इस्लाम मतलब जैसे आपने कहा कि ये क्राइम है, यस विद द आप जो है ना वो आप ये देखें। तौहीन है वो पहली वाइफ़ की, अगर आप दूसरी वाइफ़ नहीं तौहीन इन अ सेंस देखें, आपने एक पूरे इंसान को मतलब मर्डर कर दिया ना, बिल्कुल, इमोशनली साइकोलॉजिकली फिजिकली अबंडेंट कर दिया। तो यहाँ तो चूंटी को मारने का हुक्म नहीं है, उस पर रहम है। सांप को बिल्कुल, नहीं मार सकते आप। एक जीती जागती वो मर्द है चाहे औरत है उसको मारने का हुक्म है आपको। क्या आप डरते नहीं है अल्लाह से? अल्लाह ताला सही। कहता है ना रिफाइंड लाइंस के पास भी मत फटकना और एक दूसरे के जरा मतलब ख्याल रखना चीज़ों का। तो हमें चूंकि वो रिफाइंड लाइंस की अकाउंटेबिलिटी फ़ौरन से नहीं मिलती इसलिए हम चीज़ों को करते हैं। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि औरत ना पाँव की जूती है, इसको भी मैं डिफरेंट तरीके बिल्कुल, से लेती हूँ है ना कि हाँ देखो पाँव की जूती है, इसका मतलब ये है इसको भी इसी में रखा जाता है कि शी इज़ वर्थलेस, मतलब ਇਹਦੀ ਕੀ औकात है औरत पैर दी जूती जो तो चावा बदलना हाँ, है ना, ये वाला आपका है। लेकिन अगर डीप डाउन आप देखें कि आप जो है ना बड़े साहब जी हैं, आप बड़े एक्सीलेंट हैं, बड़ी पावर में हैं, आपने टू पीस और सारा फुल पहना हुआ है कुछ भी, लेकिन आप जूता ना पहने, अब आप बने हैं जरा साहब जी, आपका डेकोरम ही पूरा नहीं होता है। तो औरत के वो सर का ताज है, मतलब दो ही चीज है ना, औरत बिल्कुल, के सर का ताज है मर्द है, मिजाजी खुदा है। ठीक है, तो फिर वो मिजाज निकल जाता है, सिर्फ खुदा रह जाता है। सही, खुदा भी रहमान है रहीम है ना। तो आप कैसे फिरौन से भी बदतर घर में जो है ना वो चीजें चाहते हैं, तो आप अकाउंटेबिलिटी मतलब खुदा वाली वो लेते हैं। तो खैर खुदा तो प्रोवाइड करता है कि आप प्रोवाइडर हैं, खुदा रहम करता है कि आप रहम करते हैं अपनी बीवी पे अपने बच्चों पे, क्या आप डरते हैं उन चीज़ों को, क्या बाय एनी मीन आप करेक्टर को जो है ना वो रखते हैं। खैर औरत को तो कहा जाता है सर पे मतलब सर का ताज है, उसको सर पे सजा के रखो, घर की आवाज़ बाहर मत जाए, कोई घर की बात तुम ही ने सारा कुछ सेट। भाई आप घर में करें ही अच्छी चीज़ें ताकि बाहर जब भी औरत बात करें या बच्चे बात करें अच्छी बात करें, अच्छी बात कह रहे हैं आपके आप। गुण गाएं। तो आप अपना करेक्टर क्यों नहीं बदलते? औरतों को क्यों कहते हैं कि वो बाहर जाके बात ना करें? दूसरी बात वो जो पाँव में जूते वाली बात है, अब ये इम्पोर्टेंट तो है कि आपका पाँव मतलब गंद से महफूज रखता है आपको क्योंकि जूता है पाँव के नीचे। आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पाँव, या तो आप दुआ करें आप अपाहिज हो, आपके पाँव में जूता ही ना हो।
लेकिन अगर आपके पाँव हैं, अल्लाह ने दिए हुए हैं, तो फिर जूता का किरदार तो बहुत है ना? हर वक़्त आप उसको साथ जितना कंफर्टेबल जूते को रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे उतना। फिर एक चीज़ और भी है कि हाँ, तो ये औरतों के लिए गुड न्यूज़ है कि पाँव का जूता हो के भी उनको अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं खोना चाहिए कि यार मेरे बगैर ये मुकम्मल तो हो ही नहीं सकता अगर इसके पाँव हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटरडिपेंडेंट तो हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि इस पाँव की अगर वर्थ फीमेल पे ले आएँ तो इस पाँव के नीचे जन्नत है आपकी। जन्नत है। वो मर्द जो औरत को पाँव की जूती समझ रहा है, उसकी माँ भी तो औरत ही है ना। और उसके पाँव के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी हुई है, कन्फर्म है। अब इस्लाम में 2 शादियाँ जायज़ हैं या नाजायज़ है, या आप सही वाला कर सकते हैं या नहीं, इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन जन्नत पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं। आप इंसाफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते पॉलीगैमी में, इस पे आप कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन ये इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों तले है। और आपके बच्चों की जन्नत जो है ना, वो आपकी बीवी के कदमों के तले है। तो जिसको अल्लाह पावर देता है, उसको पावरलेस करने वाले या उसको ह्यूमिलेट करने वाले आप कौन होते हैं? लेकिन दूसरी तरफ औरतों को भी मैं ये कहूँगी कि देखें, जब तक आप अपने बाप के घर में थीं और आप शादी के बंधन में नहीं बंधी थीं, तब तक माँ होने का रुतबा आपको नहीं मिला था। माँ होने का रुतबा आपको इस मर्द से मिलता है ना? और ये मर्द आपको क्वालीफाई करवाता है कि आप माँ बने। तो इसके किरदार को भी आप जो है ना वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट तो दुनिया में कोई भी नहीं है, सही। चाहे मर्द है चाहे औरत है। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए लिबास कहा गया है इनको कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलो लिबास में जूता भी आता है, तो आप अपने अपने स्टेटस को अपने अपने लेवल को एंजॉय करें। और इंडिपेंडेंस नहीं है, इंटरडिपेंडेंस है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, अब कल्चरली कॉन्टेक्स्ट में शायद ये वर्ड हैं, ये जुमले किसी और काम के लिए इस्तेमाल होते हो, लेकिन होते होते डिटेरियोरेट होते हुए अब इस लेवल पे आ गए हैं कि हमारी सारी स्ट्रगल ही इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा मैम, नेक्स्ट यही है कि हम बच्चे यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे पे बच्चा ही पैदा करते हैं, एक पूरी लाइन लगाते हैं। अब हमारे सोसाइटी में, पश्तून सोसाइटी में आप चले जाए, वहाँ पे हर बंदे की 9-9, 10-10, 12-12, 13-13 बच्चे हैं, तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखना चाहिए कि मैरिज के बाद कितना गैप होना चाहिए एक पहले बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे के दरमियान कितना गैप होना चाहिए? वो मेरा खुद भी एक दोस्त था, उनके तकरीबन 8-9 बच्चे थी, फिर भी वो लगा था कि मेरा कोई बच्चा पैदा हो जाए। ये एक तो हम मर्द बच्चों के पीछे एक ऑब्सेशन है हमारी। सेकंडली यही है कि हम इतना ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं, और एज गैप, बच्चों के दरमियान गैप कितना होना चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए? अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप ये देखें कि अगर थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाए, मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि उस वक्त हमें मैन वुमेन पावर, मतलब मैन पावर चाहिए थी, है बिल्कुल। ना? तो सॉरी, मैन पावर चाहिए थी। उसमें जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने जो है ना, वो अब्दुल मतलेब ने भी कहा था कि मेरे जितने हाँ, बच्चे हों, फिर वो उस हवाले से देखे कितना सारा वो हिस्टोरिकली उसमें तो जितने ज़्यादा होंगे उसमें। फिर अगर आप उम्मत के कॉन्टेक्स्ट में ले के उम्र जितने ज़्यादा ज़्यादा, करना हाँ, है। उम्मत ज़्यादा उसमें। अब ये खाली ज़्यादा की बात इन अ सेंस की गई है, अगर वो उसकी क्वालिटी पे भी आप फोकस करें। आपके यहाँ कल्चर ये वाला है, चूँकि उधर एजुकेशन शायद उस तरह से नहीं है, और वो बिल्कुल। शायद उस हदीस को वो लेके मतलब वो आगे एक्सरसाइज करते हैं कि भई हम उम्मती ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अल्लाह के नबी के यहाँ सुरखरू हाँ, हो जाएँगे। रोज़ी यहाँ तो अल्लाह ही देंगे, इस तरह हाँ, या कुछ। ये कंटेंटमेंट है कि मतलब औलाद को कत्ल ना करो, रोज़ी देने वाला अल्लाह है ना? लेकिन अब कितना कैसा किस तरह से हुँ, फीमेल को, चूँकि आपने कोई और उनकी तरबियत या उसमें साल पे साल ही अगर औरत बच्चा पैदा करेगी, है ना? आई विश म शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 9 महीने का प्रोसीजर रखा है, वरना आप सेमेस्टर सिस्टम में लगा लेते। है ना? कल्चर डिफरेंस है ना बिल्कुल। उसमें, क्योंकि अब आवजदाद करते आए हैं इसलिए आपने करने हैं, और अब शादी चूँकि छोटी उम्र में हो गई है, अब बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? है ना? बिल्कुल, और अब आप बच्चे पैदा ना करें तो और क्या करें? क्या करें? आपके घर में नॉर्मेलिटी का कोई और एलिमेंट ही हाँ, नहीं है ना। तो अब उनकी तरबियत क्या है, उनको कैसे आगे लेके चलना है, क्या मामलात हैं, मतलब उस पे भी सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये, क्योंकि मेरा आपके इलाके का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उस पे रिसर्च है, लेकिन यहाँ का चूँकि मेरे पास कोलीग्स भी आते हैं, क्लाइंट, पेशेंट, स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उसमें यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के मामलात ही कुछ और हैं। अब वो मतलब बच्चे 2 ही अच्छे वाले, कहीं तो 1 और कहीं तो पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। तो एक मेरी वही कोलीग आई रोते हुए कि मेरा हस्बैंड ये कहता है कि जो सूरज है ना वो मगरिब से निकल आएगा, जो है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं करेंगे हम।
यहाँ अब सेकंड वाइफ जैसे आप कह रहे हैं तो उसमें डाइवोर्स की रेशियो कि आपने सेकंड वाइफ कर तो ली, बच्चे आपने पहली वाली के ही रखे हैं, उससे आप पैदा ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चे जो है ना मतलब मर्द की ख्वाहिश चाहे ना हो, औरत के जेनेटिक डिस्क में उसको चाहिए ही चाहिए बच्चे नेक्स्ट के लिए। इसीलिए तो वो फ्री सेक्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए तो ये सारा वेडलॉक का कॉन्सेप्ट आगे चला है। इसीलिए तो जो है ना ये सारे मामलात आ गए हैं क्योंकि मतलब जो वो औरत है ना वो अच्छा, तो अब उसमें क्या होता है कि पहले आप ये सोचते हैं कि भई हमें तो शादी को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना है, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। कॉन्ट्रासेप्टिव भी अब मुसीबत ये है कि औरत इस्तेमाल करती है, मर्द तो हुँ, करता ही नहीं है। वो हम सिलिकॉन कंडोम पहनेंगे लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा ना, हुँ, तो इसलिए फिर बिल्कुल, आप जो है ना या कापा-टी रखवा लें या आप इंजेक्शन लगवा लें। अब कपटी और इंजेक्शन का क्या, या वो मेडिसिन 72 घंटे में जो आपने लेनी होती है, मेरे से ज़्यादा बिल्कुल, मतलब सारे जानते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो वो आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इम्बैलेंस किसका हो रहा है? खातून का। फिर अचानक आपकी अम्मा ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि साडा वारिस चाहिदा है। बिल्कुल, रोटियाँ भावें तुसी मतलब बीवी दी रोटियाँ ते बैठे होवो, लेकिन वारिस ते चाहिदा तुहानू, बिल्कुल, है ना? तो अब वो प्रेशर किस पे आएगा? फिर फीमेल पे आता है कि चलदा की नहीं पिया। अब वो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने से उसके हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम किसको आने वाला है? फीमेल को आने वाला है। अब फिर गुड लक, मर्द को क्या मिलने वाला है? दूसरी बीवी। कि देखो अगर बच्चा पैदा नहीं होता ना तो फिर देखो हमारा बेटा तो फिर दूसरी तो औरत पे कितना प्रेशर है फिर उसे। वो ये बता ही नहीं पाती है कि यार तेरे पुत्र नहीं खुआ-खुआ के इधर। उਦੋਂ तो मतलब ये उस पे कि नहीं हम एन्जॉय करेंगे, हम एन्जॉय करेंगे। तो और कपटी का जो आप ये देखें वो वक्फे की जो आप बात कर रहे हैं, वक्फा रखने के लिए कपटी जो आप अब वो अगर डिसलोकेट हो जाता है तो फिर आपकी वो डीएनसी और उसके आफ्टर इफेक्ट और फिर फीमेल जो है ना, चूँकि उस वो डी शेप हो जाती है। अब उसको शेप बच्चे भी पैदा करे, शेप में भी रहे, आपको सेक्सुअली अट्रैक्ट भी करे, आपको कमा के ला के भी दे, बच्चों की परवरिश भी करे, तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कितना वक़्फ़ा होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, कितना म्यूचुअली कंसेंसुअस है। लेकिन इसका जो है ना वो आप ये कह लें कि नुकसान कॉन्ट्रासेप्टिव का फीमेल को। आप ये चाहते हैं कितने मतलब मर्द है ना कमा में डिसाइड करें। आपने कहा उधर से निकले इधर औरत को क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करवा रहे हैं? आप करवाएँ ना, आपके भी कोई सेक्स ऑर्गन पे कोई टाँके-शाँके लगते होंगे, लगवा लें आप। सिर्फ़ सेक्स बिल्कुल। एक्सरसाइज़ करें, फीमेल के क्यों हार्मोन के साथ आप खेलते हैं, उसके साथ क्यों मतलब और फिर दूसरी चॉइस भी इस तरह का भी एक मेरे पास पेशेंट आया, फीमेल बिल्कुल ठीक है, हर हवाले से, मर्द में इम्पोटेंसी है। चांस फिर किसको दिया और आईवीएफ से लेकर हर तरह का इलाज किसका करवाया गया? फीमेल का, ये भी ज़ुल्म अज़ीम है। चूँकि मर्दाना ताकत आपकी ख़राब होती है ना, सोसाइटी एक्सप्रेस ही नहीं करती और किसी को पता लग जाए कि ये इम्पोर्टेंट बंदा है। मतलब चाहे आपकी इरेक्शन हो, वो वाली फिर सारी वो चीज़ें पीरों सही हैं फ़कीरों आपके। की तरफ कभी हाँ, किस आपके जो है ना वो मोर्टेलिटी ज़्यादा है आपके स्पर्म्स की, तो हम हमारे तो ये भी बड़ा स्यापा है ना। तो चांस फिर भी किसको देंगे? मर्द को देंगे, औरत को क्यों नहीं चांस देते? कि यार इसको फ़ारिग करो या मैं अगला मर्द बैठा हुआ है कि भई मैं हूँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए। तो हमारे कल्चर ने ना मतलब पैट्रियार्कल है। घुमा फिरा के ना चीज़ों को मतलब कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, इसको आसानी की तरफ लेके नहीं गए हुए हैं। अच्छा मैम, इससे रिलेटेड जो आपने कहा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्द यूज़ नहीं करते, जो मैरिज के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें कुछ करते हैं ना सिलिकॉन कंडोम, यूज़ लेकिन करते मज़ा हैं? नहीं आता तो नहीं फिर है वो फिर आप ही कोई औरत को इमोशनल करेंगे। अब चूँकि औरतों की जो है ना वो सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो जो मर्द का और औरत का सेक्स है ना उसका जो है ना वो प्री पोस्ट और जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है ना वो डिफरेंट है। बिल्कुल। अब मर्द 50 औरतों के पास भी होके आ जाए, उसने तो वो प्लेयर लिया और हाँ, कहानी खत्म है। औरत सिर्फ़ फॉर इम्पैक्ट द वही यहाँ सेक ऑफ प्लेयर काम नहीं कर सकती है। कॉन्सिक्वेंसेज़ है इसके। कॉन्सिक्वेंसेज़ अगर वो बच्चा मतलब लेजिटिमेट है या इल्लीजिटिमेट है, 9 महीने का बेबी बेयरिंग और फिर उसको पालना और अगर अबॉर्शन करवाना है, तो फिर उसके लिए वो मदर गिल्ट कितना ज़्यादा आता है कि मेरा बच्चा तो वो आपके तो मैरिटल रिलेशन सेटल ही नहीं जाने वाले। क्योंकि एक बंदा इतना ज़्यादा लगेज कैरी कर रहा है इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल हेल्थ वाइज़ भी और दूसरा तो फिर सांड ही पलना है ना, तो हमारे सांड पल के फिर जिधर मर्ज़ी औरतों पे फिरे जाते हैं। और फिर वो मतलब क्लेम भी ये करते हैं कि उन्हां दा सेक्स फिक्स नहीं होया। हुँ, मतलब बच्चा पैदा हो गया तो मेरी सेक्सुअल लाइफ जो है ना आप इनफिडेलिटी में बड़े सारे लोगों को इस तरह के बहाने देते हैं या दूसरी औरतों को चोगा डालने के चक्कर में वो क्या कह रहे होते हैं, मेरी बीवी जो है ना वो सेक्सुअली मुझे पूरा नहीं करती क्योंकि बच्चा पैदा हो गया हुआ है। वो पीछे से लेके आई है। बच्चा पैदा किया जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो ये एंड प्रोडक्ट आपको पता नहीं है कि सेक्स के बाद बच्चा ही पैदा होना है।
और बच्चे ही को लेके आपने आगे चलना है। मतलब नेचर ने आपसे लेना ही काम रिप्रोडक्शन का है। प्लेयर उसके साथ एसोसिएट किया गया है ताकि ये पेनफुल प्रोसेस को बियरेबल बना दिया जाए, ठीक है ना? तो प्लेयर तो इसके साथ एसोसिएट ही है, लेकिन एंड प्रोडक्ट तो इन्फिनिट पेरेंटिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सेक्स को एक्सरसाइज करने थोड़ी आए हैं। आपने वाकई ही कितने बेहतरीन अल्लाह की नबी की उम्मत में डाले लोग, जिन्होंने वाकई खलीफातुल्लाह होने के लिए वो किया, तो आपकी कब्रों को भी तो वो सारी चीज़ें जाने वाली है ना। तो मुसलमान तो इन्फिनिट पेरेंटिंग पे चलता है, इन्फिनिट चीज़ों की तरफ चलता है। वो ये फॉर द टाइम बिंग प्लेयर के गेम पे तो नहीं चलता है, लेकिन प्लेयर एसोसिएट है इसके साथ। बिल्कुल। तो इसलिए फीमेल जो है ना, वो उस बेचारी को, चूंकि मैं बेचारी कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ या वट एवर इट इज़, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के जो है ना वो क्या, और ना गायनी वाले अनफॉर्चुनेटली गाइड करते हैं। हाँ, ये इंजेक्शन ना लो तो ये लगा लो, वो ये नहीं बताएंगे डिसलोकेट हो जाएगा तो तेरा मियाँ ने भी कहना कि एक दिन का प्रोसीजर है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके बाद तुम्हारे जोड़ और वो सारी चीज़ें किधर जानी है? और वो जो अगर बच्चा पैदा हो रहा है, तो आपने दोनों ने ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली है? मतलब दिन में वो नौकरी करे, रात को मतलब वो 9 महीने बच्चा पेट में भी रखे और रात को बच्चों का वो भी करे और तुम्हें सर्व भी करे। और अगर तुम्हारी मतलब वो उसमें कोई कमी पेशी आ जाती है, तो तुम्हें हक हासिल है कि तुम बाहर जाओ। तो वो बच्चा किसका पैदा कर रही है? उसके सेक्सुअल और बाकी सारी वाली नीड्स नहीं। वो किसको जाके बताए कि मेरा बच्चा पैदा हो गया, मेरा मियाँ जो है ना वो बाहर मुँह मारने लग गया, तो मेरी अब कोई वुक्कत ही नहीं रही है इस उसमें। तो आप क्यों ट्रॉमाटाइज़ करते हैं अपने पार्टनर को इन सारी चीज़ों को लेकर के? और जो औरतें इनको कंधा देने के लिए जो है ना वो अवेलेबल हो जाती हैं सेक्स के लिए, वो ये नहीं सोचती हैं अनफॉर्चुनेटली कि ये बंदा जो अपनी एक बीवी का नहीं बना और उसके सेक्स वाले मेरे से चीज़ें हैं और मुझे ये चोगा डाल रहा है, मतलब ऑफर करके सारी चीज़ें। व्हाट इफ के उस औरत की जगह अगर मैं हूँ तो औरतों को भी तो थोड़ा-सा सोचना चाहिए ना कि अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 1960s 70s में सेकेंड वेव फेमिनिज्म चल रहा था अमेरिका के अंदर, वहाँ पे ये एबॉर्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म था उनका एक फोकस एबॉर्शन पे भी था कि एबॉर्शन मेरा राइट है। वहाँ पे दो डिबेट थे, एक प्रो लाइफ थी, एक प्रो चॉइस थी। एबॉर्शन वाले कहते हैं कि मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी है, मैंने जिस टाइम अपने बच्चे को एबॉर्ट करना है, ये मेरी जिस्म है। जो दूसरा प्रो लाइफ वाले थे, वो कह रहे थे कि नहीं, आप एक ज़िंदगी को कत्ल कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कुछ लोगों का यही आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान में एबॉर्शन को लीगलाइज होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर इस तरह मसाइल आते हैं, जिस तरह आपने कहा कंट्रासेप्टिव हम यूज़ नहीं करते, बाद में बच्चों को तो आपने ज़रूर पैदा करना है। अगर हम एक सेफ ऑपरेशन के ज़रिए हम एबॉर्शन वगैरह को लीगलाइज करें, तो इस तरह मसाइल से हम देखिए इस छुटकारा पा धरती सकते के हैं। ऊपर ना सर, यूनुस साहब, इस धरती के ऊपर अगर एक माँ से उसका बच्चा महफूज नहीं है ना, तो फिर रहम की अपील करें माता। ये भी है। मतलब आप अपने मैरिटल इंस्टीट्यूशन को जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, वो वाले असूल और कायदो ज़वाबित को हुँ, लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भई आप अबॉर्शन को लीगलाइज़ कर दें। तो फिर आप मतलब अपनी मर्ज़ी कर लें ना। आप मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही ना करें। आप कहें कि भई मैंने नहीं हदूदो क़यूद को मानना। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो फिर जिसने बनाया उसके मुताबिक ही आप करें। चलिए बिल्कुल। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि एक बच्चा जो है ना वो जब कैरी हो गया, अब आपके पास कोई राइट बनता है कि आप जो है ना उसको जाने दें। और ये फीमेल ने भी डेफिनेटली, मैं देखे फिर वही वाली बात करूंगी कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। अब अगर ये मर्द ने सिर्फ चस्का लेके साइड पे हो जाना है, जो कि हुआ है, इसीलिए तो ये बिल्कुल, प्रोस्टिट्यूशन और मैं और आप आज इस नहज पे पहुंचे हैं, बैठे सोच रहे हैं कि हमने अपनी नेक्स्ट नस्ल को क्या देना है। इससे पहले कि मेरी बेटी भी ये वाला स्लोगन लेके मेरे सामने आ जाए कि तू की खटिया, तो मुझे उसके कहीं ना कहीं जाके ना वो ओरिजिनल वाले वेडलॉक हुँ, सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि किसी के कान में बात पड़े कि भाई ये कल्चरली गलत चीजें हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वेडलॉक जो है ना या मैरिज सिस्टम खराब है। तो उसमें मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली कहानी भी आप देखें कि जब हमारे यहाँ जो है ना, अच्छा एक चीज इससे दूसरी तरफ भी आ जाए कि ना औरत को जायदाद में हिस्सा दिया कोई नहीं जाता, उसके माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी माजरत के साथ उसके माँ बाप है। क्यों नहीं बेटी को, मतलब ये आपने देना है, अल्लाह ने डिसाइड करके भेजा है, तो आपको क्यों हौसला नहीं? वही अगर 3 बेटे आपके हो जाएं, 5 बेटे हो जाएं, 10 बेटे हो जाएं, उनमें तो इक्वली जायदाद जाएगी ना। उसमें अगर एक बेटी आ जाए, वो क्यों सेक्रीफाइस करे यार? आपने जब वो जूता भी लेना होता है 100 दफा बार्गेन करते हैं। आप जरा निकाहनामा को निकाले तो सही। पर औरत को पता ही कोई नहीं है, उसके बिहाफ पे सब काट दिया दोनों पार्टियों ने मिलके और मर्द ने भी। हक में वैसे आपको कहीं इस्लाम नजर नहीं आता है ना? सेक्स आपको जो है ना वो टोटे देख के चाहिए है, लेकिन जब हक मेहर की बात आती है तो आप चले जाते हैं
तोले सोना चांदियों के ऊपर, और वो भी क्या आप अदा करते हैं वहां पे, जो है ना वो आपको इस्लाम, दो ही दफा इस्लाम याद आता है, यहाँ हक महर देते हुए, या जो है ना वो दूसरी शादी करते हुए, है ना। जहेज और इस तो तरह कुछ अब नहीं। आपने, हाँ, वो जहेज दे दिया, अब फिर मर्द के उसमें से क्या उसको हिस्सा मिल रहा है, तो एक बंदे को आपने रखा ही डिप्राइव्ड है, तो वो फिर ये इस तरह की फेमिनिज्म वाली, जो उसकी भी, उसको भी इंसान समझे, या उसको भी वो कहानियों की बात समझाए, तो औरतें अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी इस्लाम को नहीं पढ़ा हुआ, तो वो डेफिनेटली, जो हम बीइंग ए मुस्लिम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों को तो यही पता लग रहा है ना, या नई जनरेशन को तो यही पता लग रहा है ना, कि जो मेरी माँ कलमा पढ़ रही है या मेरा बाप कलमा पढ़ रहा है, यही इस्लाम है, ओरिजिनल वाला तो है ही नहीं है ना। तो इसलिए फिर वो फेमिनिज्म की वेव 1 और 2 वो हो, चाहे लास्ट इमोशनलेस वाली हो। इमोशनलेस मैरिज है, इमोशन हाँ, तो सेक्सलेस वो, मैरिज है, तो इसी वजह से वो इस तरफ जाते हैं। हाँ, तो वो फिर वो किसी भी, जो भी बाहर नारा लगाएगा पीछे पॉलिटिकल वो एजेंडाज को रखते हुए, तो जो विक्टिम्स होंगे वो उसको सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसी सी कहानियां है नहीं है। बिल्कुल। और मैम लास्ट क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एंडोगेमी एक्सोगेमी। कुछ लोग अपने कास्ट के अंदर शादी करते हैं और आउट ऑफ कास्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान में यही है कि आप आरआई ने जट के साथ नहीं करना, जट ने आरआईयों के साथ नहीं करना। स्पेशली ये पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है, पठानों ने पंजाबियों के साथ नहीं करना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ये तो इस्लाम में भी अलाउ नहीं है, किसी भी चीज़ में अलाउ नहीं है कि आप अपने कास्ट के अंदर ही आपने शादी करनी है, क्योंकि आप मुसलमान अहले किताब के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे कल्चर ने इसको क्यों इतना लिमिट कर दिया? जैसे बाकी सारी चीज़ों में कल्चर, हम इस्लाम मतलब वो हर चीज़ में अपना हतमी समझते हैं ना, तो इसमें भी चूंकि ये शादी अपने बेटे को हम, या बेटी को हम अल्लाह की मखलूक नहीं समझते हैं, या हम ये समझते हैं चूंकि ये मेरा हक है, मैंने इसको पाला है, अब मेरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइकिंग डिसलाइकिंग इसमें अप्लाई होंगे। हालांकि आपका काम, अगर आपके बीवी मतलब वो बच्चे हैं, आपका काम बीइंग ए पेरेंट सिर्फ उनको नर्चर करना है। अल्लाह की मखलूक समझते हुए अल्लाह ने आपसे ये वाला काम लिया है कि आपको साहिब औलाद किया। अब आपने माली की तरह हर किसी को उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक जो चीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करनी है, विद द सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक है। लेकिन आप चूंकि वो कल्चर को प्रमोट करते हैं, टू समहाउ ठीक भी है। देखें, जो जितनी भी हदीस हैं, अगर उनका पीछे से वो सिलसिला ही क्लियर नहीं होता है, तो आप उसको ऑथेंटिक मानते ही नहीं है। अगर हसब नसब की बात करते हैं, तो वो अल्लाह के नबी के और वो सारे हसब नसब भी ज़रूरी हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बेटियों को जो है ना वो मर्डर कर देते हैं, बेटों को मर्डर कर देते हैं। आप आउट ऑफ कास्ट शादी ही नहीं करते हैं, यहाँ इनफिडेलिटी की तरफ आप उन्हें बागी बिल कर देते हैं, उधर भी कर दो। यहाँ ये जो सेकंड मैरिज या वो वाली बात है, उसमें बहुत सारी यही कि हमने कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं करनी, या हमने अपनी बरादरी से जो है ना वो बाहर बात नहीं करनी है। इसमें फिर वो वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब मालो दौलत है, आप नहीं चाहते कि किसी दूसरे को दिया जाए, तो आप विद एनी कास्ट सिस्टम जो है ना उसको एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो इसके पीछे जो है ना वो आपके पटर गेन्स है, इकोनॉमिकल गेन्स है, और उस तरह की मेरा ख्याल है कहानी। यहाँ आपकी एक अना है, यहाँ एक कल्चर है जिसको आप आगे जो है ना वो अच्छा, स्ट्रेंथन मैम करना लास्ट चाहते हैं। क्वेश्चन जो रह गया वो यही है कि इंटर पेरेंटल कन्फ्लिक्ट, माँ बाप आपस में लड़ते हैं और उसके बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी वायलेंस को खुद भी अपने उसके अंदर शामिल हो जाता है, और वो खुद भी उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है इंटर पेरेंटल कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हम अपने बच्चों को किस तरह इंटर पेरेंटल कन्फ्लिक्ट से बचा सकते हैं ताकि वो ट्रॉमेटाइज ना हो? अच्छा, इसके लिए ना हमें इंसानों को जो है ना वो एक होता है ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बड़ा ज़रूरी है। हम्म, मैंने पूछा, मतलब रिसर्च कर रही थी, जो है ना वो मैरिटल सेटिस्फेक्शन के ऊपर, ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करने के बावजूद भी रिजल्ट ज़ीरो आ रहे थे। एक तो वो इधर का इंडिजिनस टूल नहीं था, हम्म, दूसरा जिनके अगेंस्ट, पैराडाइम के अगेंस्ट हम सेटिस्फेक्शन चेक कर रहे थे, वो पैरामीटर ही डिफरेंट है। फिर मुझे ख्याल आया कि पहले पूछ तो ले लोगों से कि व्हाट इज एक्चुअली मैरिज। तो उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों की? इसलिए कि हाँ, सेक्स मिल जाएगा, सेक्स मिल वही जाए। वाली फ्री वाला। इसलिए कि जवान हो गए हैं, इसलिए कि रोटी रोजी अब लग गई है, इसलिए कि सब करते हैं तो ले हमने लिया, क्या है? इसलिए कि जो है ना सोशली एक्सेप्टेंस आ जाएगी उसमें, या इसलिए कि आप मॉरली या सेक्सुअली इतना करप्ट हो गए हैं, अब आपको लगता है कि सुधारने के लिए शादी हो जाए। इसके अगेंस्ट अगर आप जो है ना वो सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे तो है नहीं है। तो जब तक आप इस इदारे को डिवाइन इंस्टीट्यूट नहीं लेंगे और इसके जो एक्चुअल में मैनुअल आया है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाएंगे, आपके बच्चे उसको ऑप्ट नहीं करेंगे।
इतना अनफॉर्चुनेट है इंटरजनरेशनल वायलेंस पे मैंने काम किया कि आपका बच्चा जो है ना, वो बेटा जो अपने बाप को मारते हुए देखता है कि उसकी माँ को वो मार रहा है, और उसको उस वक़्त बहुत हार्श फीलिंग्स आती हैं, और वो विश करता है या बेटी विश करती है कि आई विश कि मैं अपने बाप को एलिमिनेट कर दूँ, या मैं इस काबिल हूँ कि मैं उसका हाथ पकड़ लूँ। और इवेंचुअली फिर वो पकड़ भी लेता है हाथ। माँ बड़ा खुश होती है कि मेरी कटी गई। लेकिन गुड लक, वो अब पहले आपको बचाने के लिए डिफेंसिव वे में बाप का हाथ पकड़ेगा। वही वाला बच्चा जो है आगे जब उसका इंटीमेट पार्टनर आता है, वो सेम वायलेंस जो उसके बाप ने किया था, वही, वही वाला चाहे वो वो मैरिटल रेप हो एग्जीक्यूट चाहे करता है, कुछ भी, क्योंकि उसके जहन में जो कॉग्निटिव मैप में जो स्कीमास डेवलप हुए हैं, वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस उसने अपने बाप को करते देखा, अब उससे भी वर्स्ट वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो ये इंटरपेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है यूनुस साहब, इसमें नुकसान बच्चे का रोटी कपड़े का नहीं होता है। जो इमोशनली चार्ज करना था ना आपने, उसको सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन जो है ना वो डेवलप करना था विद इन सेल्फ, सेल्फ कंपैशन और कंपैशन टू अदर्स, वो डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर ये वही वायलेंस देखे चलता आ रहा है। पहले हम सेवियर बचाने के लिए करते हैं और फिर हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं। तो पेरेंट्स से यही एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता अपनी अना को छोड़ें। शादी का मतलब खुशी है। खुशी देखें हमारे कल्चर में यही है ना कि जब बात पक्की होती है या तय होती है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, और जब शादी होने लगती है तो हम सारी दुनिया को अपना घर सजा के, बत्तियां लगा के, मतलब बाजे बजा के यही बताते हैं कि हम, मतलब खुशी है, और सारे आपको मुबारकें दे रहे होते हैं। लेकिन फिर वो खुशी किधर गायब हो जाती है? खुशी मिल तो गई, उसको सस्टेन करना है। तो शादी से बड़ा कोई तोहफा है नहीं है जो अल्लाह बिल्कुल। ने दिया है, और इसका एंड प्रोडक्ट इन्फिनिट पेरेंटिंग है। माँ बाप होने का शर्फ शादी के बाद ही आप हासिल कर सकते हैं, और आपके पाँव में जन्नत बच्चों की वजह से आती है, और आप जन्नत का दरवाज़ा बाप हैं तो बच्चों की वजह से बनते हैं। तो इसलिए आपस के मामलात को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उलझाने की बजाय हमें बैक टू नेचर जाना पड़ेगा। इस मॉडर्निज्म को आप बिल्कुल एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। इस्लाम आपको नहीं रोकता है, लेकिन जो असल, अगर तो आपने इस्लाम के मुताबिक इस्लाम के नाम पे शादीशुदा होना है तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट इस्लाम वाला लगाएंगे, तो बिल्कुल। आप भी अमन शांति में रहेंगे, आपके बच्चे भी। थैंक यू सो मच, आपने इतने अहम टॉपिक पे बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।